अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? किसी की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी, किसी को कुछ पछतावा हो रहा होगा, कोई ये सोच रहा होगा शुक्र है मैं बच गई। अब ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम ख़ता के पुतले होते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ हम ज़िंदगी में करते हैं जिससे हमें सबक भी मिलता है और हम कहते हैं ये चीज़ हमसे गलत हो गई, ये गलती हो गई। ये गलती हम हर स्टेज पे करते हैं ज़िंदगी में। जब अम्मा अब्बा हमारे पीछे पड़े होते हैं, पढ़ लो अपनी ज़िंदगी बनानी है तो पढ़ लो, तब हम पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते, बल्कि हमें अपने दोस्तों की ज़्यादा फ़िक्र होती है, उसकी सालगिरह है, उससे मिलने जाना है, खेलना है, कूदना है। और हम अपनी जब तालीम पे तवज्जो नहीं देते तो एक सर्टन टाइम के बाद हमें पछतावा होता है, जब हमारे एग्ज़ाम्स में नंबर कम आते हैं, फिर आगे चल के हमें नौकरियों में दुश्वारी पेश होती है क्योंकि हमारी अच्छी रिपोर्ट नहीं होती है, या हमने दिमाग लगा के टीचर्स से जो है वो लेक्चर्स जो है वो नहीं अटेंड किए होते और उसके बाद हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, हम गलत संगत में बैठने लगते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हैं जो हमें सर्टन टाइम बाद समझ आती हैं कि हमने ये गलती की। बहुत सारे लोग जो इज़्ज़त के मुस्तहिक होते हैं उनको हम इज़्ज़त नहीं देते, उनके साथ हम सही से पेश नहीं आते और फिर हमें पछतावा होता है। फिर हमें लगता है जो शॉर्टकट्स हैं हम ज़रा जल्दी आपको कामयाब कर देते हैं, हम उन शॉर्टकट्स पे यकीन कर लेते हैं और फिर बाद में हमें पछतावा होता है। हम गलत लोगों पे ट्रस्ट करके अपनी कितनी ज़िंदगी की जो है वो एनर्जी हमने वेस्ट की है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप मैच्योर होते हैं उस वक्त आपको समझ आता है कि ये आपने गलती की। बहुत सारे मैच्योर लोग भी मैं सुनती हूँ आए, उन्होंने गलत लोगों के साथ मिलकर बिजनेस कर लिया और उनके जमा पूंजी जो थी वो सब वो लुटा बैठे क्योंकि गलती हो गई उनसे। तो ये गलतियाँ जो है ना बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आप करते रहते हैं जब तक आप कब्र में नहीं चले जाते, मगर आप उन गलतियों से बहुत कुछ सीखते भी हैं। और वो शख्स ज़िंदगी में कामयाब है जो अपनी गलतियों से सीख कर उन गलतियों को ज़ाया नहीं होने दे। जो इन्वेस्टमेंट आपकी गलतियों में ज़ाया हुई है आप वो एक कोर्स समझ के अगर अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें तो आप बहुत सारी चीज़ें अच्छे अल्फाजों में भी आप जीत सकते हैं, अच्छे अल्फाजों में भी आप कामयाब हो सकते हैं। सो आज हम कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ को अपने शो का हिस्सा बना रहे हैं जिन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और वो अपनी गलतियां आपसे शेयर करेंगे ताकि उनकी छोटी छोटी गलतियां उनको बड़ी बड़ी कामयाबियां जो दे गई हैं वो आपसे शेयर करें और आप भी थोड़े बचे रहें। गलतियों करने से डरे नहीं, क्योंकि अगर आप डर के ज़िंदगी जिएंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो डर के ज़िंदगी नहीं जीनी, दिलेर होकर ज़िंदगी जीनी और दिलेर होकर गलतियाँ करें ताकि दिलेर होकर उसे सुलझाएं भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए किसी और की गलती से कुछ अपने लिए सीखने के लिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो देखिए ये 4 लड़कियां मेरे साथ जो बैठी हैं इन्होंने काफ़ी गलतियां की हैं ज़िंदगी में और उन काफ़ी गलतियों से ये बहुत सारी चीज़ें सीख कर माशाल्लाह कामयाब है अपनी अपनी ज़िंदगियों में और कुछ ना कुछ आपको भी बताने आई हैं। अपनी गलतियों से को जो मान ले और जो सीख ले सो वही मुझे लगता है इसकी कामयाबी है। मेरी एक तरफ है कोमल अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग। फिर मेरी दूसरी तरफ है निदा फिरदौस, बेबी के बाद पहली दफ़ा आई है ना मेरे शो पे। यस, काम दोबारा शुरू कर दिया है और काफ़ी लंबा ब्रेक आ गया है। आई एम मिसिंग वर्क और सबसे पहले इस शो में आई हूँ, बहुत कुछ चेंज हो गया है। सेट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फिर मेरे यहाँ पे हैं हिरा उमर। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और हालांकि दोनों बहनें नहीं, लेकिन सारा उमैर भी मेरे साथ है। उमर और उमैर हमारी आंखें भी मोरलेस जैसी हैं। हमें नहीं है। अच्छा, हमें अक्सर प्रोजेक्ट्स में साथ भी कास्ट कर लेते हैं, कोई भी रिलेशन दिखाना हो ना, बिकॉज हमारी थोड़ी बहुत लुक्स मैच करती है। एक ड्रामे में ये मेरी बहू बनी थी। अच्छा। तो बेटे की आंखें भी कलर्ड, बहू की आंखें भी कलर्ड और सास की भी आंखें भी ये क्या बात है? और एक ड्रामे में ये मेरी बेटी बनी है। अच्छा। बनी थी। पर ऐसा होता नहीं है ना
क्या कि अगर फैमिली में किसी की बहुत अगर दादा की हो या तब मिलते एक वो छोड़ एक जनरेशन छोड़ के साथ नहीं होती। हाँ, जैसे मेरे जैसे इसकी अम्मी की कलर्ड आईज नहीं है ना? नहीं, लेकिन मेरे अब्बा की है। तुम्हारे अब्बा की है? मेरे अब्बा की है और मेरे पास है। हाँ, फिर ये तो और मेरे पेरेंट्स की नहीं है, बट मेरी दादों की भी नहीं है। दादों के भाइयों की, बहन भाइयों की कलर थी, तो दादो हैड ब्राउन आईज, बट उनके भाई की इसी तरह ग्रीन आईज थी, तो वहाँ से आई है, बहुत दूर ये से। देखो, लेकिन मेरी अम्मा की है ग्रीन आईज और उनसे मैंने इनहेरिट किया। उनसे वैसे शोबिस में तो काफी सारे लोग लेंसेज भी लगाते हैं, तो नहीं फोड़ के देख ले भाई मेरी अपनी। नहीं, आप लोग, आपकी नहीं कह रही मैं, बट लाइक लगाते हैं लोग काफी। हाँ, लगाते हैं, काफी लगाते हैं, बिल्कुल। बल्कि आप शोबिस क्या, आप तो इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक, ये वो हर कोई लगा रहा है। हर कोई अब तो बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज हो गई है हर चीज़ की। कोई वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा रहा है, कोई वो लगा रहा है, लेंस लगा रहा है। अगर हम लेंस की बात करें तो मैं लेंस की गलती से ही मैं शुरुआत करती हूँ, क्यों ना हम उससे शुरुआत करें। अब जैसे मेरी नज़र बचपन से कमज़ोर है, ठीक है, और मैं शायद 10th में होंगी या 9th में होंगी जब से मैंने लेंसेज लगाना शुरू कर दिए। तो मैं लेंसेज हमेशा से लगाती हूँ, और ये होता था ना कि आप जब आप नया कमाना शुरू करते हैं या जो भी, तो आप कहते हैं अच्छा लेंसेज देर तक चलें, आप उसको सेंध के रखते हैं, जबकि उसकी एक्सपायरी होती है। तो मैंने अक्सर देखा है लोगों की कि जो 6 महीने वाले एक्सपायरी है वो 2-2 साल चला रहे होते हैं, वो कहते हैं हमने इतने पहने कहाँ। तो मैंने भी उसी तरह किया, तो अक्सर ऐसा हुआ है कि मेरी आंखों में इन्फेक्शन हुई है उन लेंसेज की वजह से, उस थोड़ी सी कंजूसी की वजह से, और उसकी वजह से फिर मैं ना लेंस पहनने के काबिल रही ना कुछ। तो अब जो है मैंने उस गलती से ये सीखा कि अब मैं कंजूसी नहीं करती, मैं डेली वेयर लेंस पहनती हूँ। जो मैंने होता का मेरे साथ ये हुआ था कि मैं पहन के सो गई थी। ओह अल्लाह। और एक लेंस मेरा ऊपर चला गया था, और वो मिडनाइट मुझे ख्याल आया, मैं बहुत नींद में थी, शूट से आई हुई थकी हुई थी, और मैं सो गई। मैंने मेकअप क्लीन कर लिया, मेरी आंखों में लेंसेज उतारना भूल गई, और मैं सो गई। और आधी रात को मेरी आंख खुली और मैं उठ के वॉशरूम गई, और मैंने मिरर में देखा एक लेंस मेरा ऊपर गया हुआ था, एक आंख में लेंस लगा हुआ, और मैंने उसको यूं टैप कर करके नीचे किया, और वो शुक्र है निकल गया, और मेरी आंख में कुछ हुआ नहीं, तो वो बच गई आंख। सीरियस डैमेज भी हो जाता है कि आंख चली जाती है आपकी। तुम सोचो मेरी आंख पे, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट नज़र के लेंस पहनती थी, तो एक दफ़ा मैं शावर में चली गई बगैर लेंस उतारे हुए, भूल गई, तो मेरा एक लेंस तो लगा रह गया, एक लेंस कहीं ऊपर, हाँ वो ऊपर चला जाता है। तो मैंने क्या हुआ, मैंने बाद में लेंस उतारे और उसके बाद फेंक दिए। मुझे लगा कि वो दूसरा वाला लेंस भी उतार दिया है मैंने, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था सही। वो मेरा लेंस 15 दिन तक आंखों में पड़ा रहा। 15 दिन तक आंख मुझे खटक हो रही है। मैंने कहा रोज क्या खटक है, मैं ड्रॉप्स डाल रही है वो। 15 दिन बाद कोई टूटी भी ना, कुछ चीजें आंख से निकल रही हैं। मैंने कहा ओ माय गॉड, इसका मतलब वो लेंस था जो मेरी आंख में पड़ा रह गया था, वो डेली वेयर वाले थे। पर आपने वो देखा नहीं कि एक मिसिंग है उसके अंदर दोबारा लगाने के लिए? नहीं ना, वो डेली वेयर वाले थे, उतार के फेंक देती। अच्छा, फेंक दिया था। डेली वेयर वाले तो और डेंजरस होते हैं। थैंक वो गॉड नजर, हाँ ना, नजर नहीं आ रहा इस तरह की चीज नहीं होगी। आंख बड़ी एक नाजुक चीज होती है, तो वो अंदर रह के अकड़ गया, और अकड़ने के बाद ड्रॉप्स डाल के वो नरम हो जाता था। मैं ड्रॉप्स डाल रही थी, खटक हो रही है। चले जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो चलो अच्छे ब्रांड्स ले रहे होते हैं, तभी इतना कुछ आपको नहीं अच्छे हुआ। ब्रांड्स का ताल्लुक ही नहीं है। गंदे जो मिल रहे होते हैं, आई थिंक उससे आंखें लोगों की बिल्कुल खराब हो जाती मेरी बहन जो है वो कम लगाती थी कलर्ड लेंस, तो वो 2-2 साल चला रही होती थी। तो मैंने उसे डांटा, मैंने कहा फेंको इसे, ये 6 महीने के होते हैं, 2 साल के नहीं है ये। देखिए ये टाइम के साथ अवेयरनेस आ रही है ना कि लेंस की एक्सपायरी होती है, मेकअप की एक्सपायरी डेट होती है, हर चीज़ की एक्सपायरी चेक करनी चाहिए, मेडिसिन्स एवरीथिंग हैज एन एक्सपायरी डेट। जैसे मस्कारा होते हैं वो कितने ज़्यादा, अगर आप एक्सपायर्ड लगा लें तो मेरी तो आंखें फ़ौरन स्वेल कर जाती, बहुत इन्फेक्शन हो जाता। अच्छा, एक ब्रांड ने लाइनर एक वो इंट्रोड्यूस किया था जिसमें वो लैश गम उसके अंदर ही थी, कि मतलब आपने लाइनर लगाया एंड देन आपने लैशेस जो है ना वैसी स्टिक कर ली, तो वो हो गई। तो मैं काफ़ी टाइम तक लगाती रही, लेकिन एक टाइम पे आके उसने मुझे इरिटेट किया, और वो सारा यहाँ इन्फेक्शन हो गया था। जो क्लोजर टू आई एरिया होता है ना, ये वाला एरिया वो नाजुक होता है, जो टाइट लाइन होती है, उस पर वो इन्फेक्शन कर गया था। भाई ये भी अच्छा, तुम लोगों के क्या वो बने हुए गलतियों की स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो चले वही गलतियाँ शुरू करते हैं, शो पे आके गलतियाँ बनी। ओके, ये किसकी है तस्वीर? मुझे तो अच्छा तुम्हारी है कोमल, लंबे बालों के साथ मेरे आपके शो में। अच्छा, प्रायोरिटाइजिंग अमेरिकन कल्चर। मेरी ये, अब मैं कहूँगी कि इस एज में आके 30s में आके 20s में मैं जो हूँ अमेरिका में होती थी, पढ़ रही थी उधर, और मैं बड़ी फैसिनेटेड थी बाहर के कल्चर से, और मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है कि मैंने
अक्सर अपने कल्चर को छोड़ के बाहर के कल्चर को ज़्यादा तरजीह दी है। और जैसे जैसे अब मैंने ज़िंदगी गुजारना शुरू की है, मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैं पाकिस्तान में रही हूँ, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि जो सबसे अच्छा कल्चर है वो हमारा कल्चर है। और इसी तरह से मैं जो हूँ अब थोड़ा ज़्यादा ही लाइक यू नो मैं हमेशा वेस्टर्न कपड़े पहनने की कोशिश करती हूँ कि मैं ना करूँ, मैं ईस्टर्न कपड़े पहनूँ। और ईस्टर्न कपड़ों में भी जो हमारी सकाफ़त है उसको मैं सेलिब्रेट करूँ। तो ये हो गया है और इससे मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतर हुई है। वो किस तरह से बेहतर हुई है कि आप जो है ना, आप अपनी ज़िंदगी बेहतर किस तरह करते हैं, आप अपने आप से मोहब्बत करके अपने आप का ख्याल करके करते हैं। और कहीं ना कहीं हम में और अभी हमारे नौजवानों में क्या हो गया है कि हमें लगता है कि समहाउ अमेरिका जो है वो हमसे सुपीरियर है, तो हम जो है अंग्रेज़ी बोलेंगे और कॉफ़ी पियेंगे और बर्गर खाएंगे और वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे तो हम एक शलवार कमीज़ पहनने वाले या बिरयानी खाने वाले बंदे से बेहतर हैं, राइट? सो ये मुझे अब जैसे जैसे अल्लाह ताला ने मुझे सक्सेस दी है और दुनिया और दिखाई है, तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा फैमिली सिस्टम है, हमारे प्यारे बड़े कपड़े हैं, हमारा जो लॉन का कपड़ा है वो बाहर नहीं मिलता है, राइट? या जो हमारा गोटा वर्क है वो इतना ब्यूटीफुल है, या जो हमारे शादी के कपड़े होते हैं उसमें जो हाथ का जो काम होता है वो इतना खूबसूरत होता है, वो बाहर नहीं मिलता है। जो हमारे खाने हैं अब उस पर रिसर्च हो रही है कि हमारे खानों में वो अभी गोरे जो है वो पता नहीं क्या क्या जो टर्मरिक होता है, जो हल्दी होती है, हल्दी को वो यूज़ कर करके पता नहीं कौन कौन सी जो है, और बालों को ऑयलिंग है। हाँ। ये सारी चीज़ें जिनको हम पहले दकियानूसी समझते थे, या मैं भी उसे दकियानूसी समझती थी और अपने कल्चर को कहीं ना कहीं शायद इन्फीरियर समझती थी, अब मैं वैसा नहीं समझती और मैं अपने कल्चर की हर चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ। ऑब्वियसली हमारे भी कल्चर में कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, उनको हमें सही करना चाहिए, बट फॉर द मोस्ट पार्ट हमारा बड़ा ही खूबसूरत कल्चर है, चाहे वो खाने हों, चाहे वो कपड़े हों, या जो है हमारी फैमिली वैल्यूज। तो ये मुझे लगता है कि तुम गलती से करीब आती जा रही हो, जैसे बहुत जैसे ज़्यादा, टाइम, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी, तुम्हें जिस तरह दुनिया का ज़्यादा पता चल रहा है तो तुम अपनी रूट से करीब होती जा रही हो। अभी मैं जो हूँ ना, अभी रिसेंटली अमेरिका गई, छोटी ईद की छुट्टियों पे मैं अमेरिका चली गई थी, तो अब जाके मुझे और रियलाइज़ हो, अभी उम्र बड़ी हो गई है ना, उम्र बड़ी हो गई, दुनिया थोड़ी देख ली है, तो मैं देख रही थी कि उधर सबके पास ना, मैं न्यूयॉर्क में थी और न्यूयॉर्क एक बहुत महंगे इलाके में थी जहाँ पे बड़ी हाई राइज और $5,000 पर अपार्टमेंट का रेंट है, और उसमें बड़े यानी देखने को बड़े सक्सेसफुल लोग रह रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी लोग अकेले रह रहे थे अपने घर में और उनके साथ एक कुत्ता था, राइट? पैसे बहुत सारे थे लेकिन वो बहुत लोनली थे, राइट? तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत दुनिया में आगे बढ़ गए हैं और आप बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बड़ी अच्छी चीज़ है, देखो गोरे तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ही नहीं निकलना पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि एक डिप्रेशन की दुकान है, जब आप घर के अंदर ही बैठे रहते हैं और पूरे दिन आप कंप्यूटर पर होते हैं और आपकी जो है आप अपनी फैमिली के साथ भी नहीं रहते, आपके पास एक डॉग है, तो आई थिंक ये प्रोग्रेस नहीं है, आप पीछे जा रहे हैं, मुझे ये लगता है। तो मुझे अपने कल्चर की बहुत कदर आई है। ज़बरदस्त। ये अच्छा, भी ARY की एक टेलीफिल्म भी मैंने देखी थी बड़ी ईद की, उसमें भी यही था कि उन्होंने बाहर जाना था, आई थिंक जिसमें हिना है आई थिंक, तो उसमें भी यही था कि वो किसी तरीके से जा रहे होते हैं और वो उनको रास्ते में उतार देते हैं, तो वही हम समझते हैं कि बस पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं और बाहर जाके रहें तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। देखो फाइनेंशियली जो है ना, बाहर के मुल्क बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इकोनॉमी नीचे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सारा कल्चर ख़राब है, कल्चर हमारा सही है, फाइनेंशियली वो लोग बेहतर है। अच्छा, ट्रस्टिंग पीपल ईजिली, ये तुम्हारा है ना? हाँ, ये तो आई थिंक हम सब करते हैं लाइफ में, बट आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, और ये एक ऐसी गलती है जो मैं बार बार करती हूँ, मतलब हर दफ़ा सोचती हूँ नहीं अब नहीं करना ट्रस्ट, बट आई ट्रस्ट पीपल अगैन एंड अगैन। और बचपन में तो मैं ये समझती थी कि जैसे होता है ना, इस्लामियात पढ़ते हैं तो इस्लाम में है कि झूठ बोलना मना है, और लाइक वी आर मुस्लिम्स, लाइक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, तो मैं कहती थी कि कोई क्यों झूठ बोलेगा, मतलब जब झूठ बोलना मना है और ये इतनी ईजी सी चीज़ है कि आपने झूठ नहीं बोलना, तो कोई क्यों बोलेगा, अनलेस के कोई बहुत बड़ा मुफाद ना हो, कोई बहुत बड़ा किसी का नुकसान हो रहा हो या किसी का फ़ायदा हो रहा हो, तो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो, तो वहाँ तो आप झूठ बोल सकते हैं, बट छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं ये कहीं भी जाती थी तो मैं कहती थी नहीं, कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, कोई ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं, बट देन आई रियलाइज्ड ओवर द टाइम कि सम पीपल लाई फॉर नो रीज़न, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा हो तो वो झूठ बोले, ऐसे ही हर बात में झूठ, हर बात में झूठ, हैबिचुअल। तो
तो अब जाके ना मतलब काफ़ी लेट मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग आदतन झूठ बोलते हैं, उनका कोई फ़ायदा भी ना हो रहा, उनका किसी का कोई नुकसान भी ना हो रहा, उनको बस ऐसे ही झूठ बोलना होता है हर बात में। तो बट स्टिल फिर भी मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ लोगों पे। मैं कहती हूँ जब तक कोई मुझे रीज़न नहीं देगा ना ट्रस्ट ना करने का, तो मैं कर लेती हूँ। अगर मेरे सामने नुकसान लाइक जब तक मुझे पता ना चल जाए ना कि ये झूठ बोल रहा है, तब तक मैं यही समझती हूँ कि ये सच बोल रहा है। मतलब मैं लोगों को ना एक चांस देती हूँ हमेशा। तो कभी कभार तुम्हें पता है ये ब्लेसिंग भी होता है कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चल रही हैं तो आप बड़े खुश रहते हैं, आपको लगता है दुनिया बहुत अच्छी है। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको बड़े धोखे मिलना शुरू होते हैं तो फिर आप एकदम किरची किरची हो जाते हैं कि अरे ये दुनिया तो बड़ी जालिम है। सो कि कभी कभार एक ब्लेसिंग की तरह भी होती है कि आपको बड़ा धोखा नहीं मिला और छोटे मोटे झूठ आपको लग रहे हैं सच, तो आप एक होल में रह रहे हैं, है ना? तो ये कभी कभार सीरियसली तो मुझसे ना कोई भी इंसान मिले ना तो मैं कहती हूँ कि जो सामने वाला इंसान है ये अच्छा है और सच्चा है, जब तक वो मुझे बुरा ना बन के दिखाए और जब तक मुझे कोई ऐसी बात ना हो कि जब तक मुझे पता ना चल जाए कि हाँ ये झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। तुम अभी एंजॉय करो, तुम्हारी अब ये अभी तुम्हारी एंजॉय करने वाली टाइम है। हाँ। कि तुम्हें पता नहीं है तो फिर जब पता चल जाए कि हाँ यार कोई इंसान वाकई आपको बुरा बन के दिखाए, फिर मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अब पता चल गया है तो सही है। बट मैं पहला चांस सबको देती हूँ कि बिला वजह में सबको बुरा नहीं समझना चाहिए और थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए कि हाँ ये सच बोल रहा होगा। बट स्टिल लाइक पीपल लाई अ लॉट फॉर नो रीज़न। मुझे समझ नहीं आती कि कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा उनका, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। तो ये मेरी अपनी बारी आएगी ना, इसमें मैं भी बात करूँ। हाँ ये आई थिंक सब ये क्या है इन्वेस्टमेंट, निदा ये तुम्हारा है शायद। यस, इन्वेस्टमेंट सबने किया होगा और धोखे भी खाए होंगे। मेरे साथ तो 2 दफ़ा हुआ है। एक तो मेरे फ्रेंड के साथ ये हुआ था कि हम लोगों ने सब फ्रेंड्स ने मिलके इन्वेस्ट किया था। अच्छा। बट उसने आगे कहीं इन्वेस्ट किए थे पैसे। अच्छा। उसमें ये था कि उसने हमें ये बताया था कि गाड़ियों का काम जो है ना मैं कर रहा हूँ। मेरा फ्रेंड जो है गाड़ियों का काम कर रहा है। वो क्या करता है कि वो गाड़ियाँ बाय करता है एंड देन फिर उसको सेल करता है, तो उससे जो प्रॉफिट आता है उससे हमें मंथली प्रॉफिट मिला करेगा। तो वो टीन एज वाले टाइम पे तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि अच्छा बैठे बैठे हमें पैसे मिलेंगे। तो सबने मिल के पैसे डाले, उसने आगे दिए, तो हमें ना शुरू में पैसे मिलना शुरू हो गए। आई थिंक कम मिलते थे 17,000 रुपीज़। तो शुरू के 3-4 मंथ्स मिल गए। उसके बाद जो है ना फिर डिले होना शुरू हो गया कि अभी इस मंथ अभी बिकी नहीं है गाड़ी, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है। करते करते 1 साल हो गया। उसके बाद फिर मतलब 3 महीने बाद पैसे मिल जाते थे, फिर 4 महीने बाद पैसे मिल जाते थे। फिर एक दिन पता चला कि हम सबके पैसे डूब गए। क्या पता चला कि उसने आगे ऐसा कुछ था ही नहीं, जिसके पास उसने इन्वेस्ट किए थे वो मनी रोल करता था कि आपसे पैसे ले लिए और इन लोगों को थोड़े पैसे दे दिए कि तुम लोगों की गाड़ियों का प्रॉफिट है, बहुत हो रहा है। आपसे पैसे ले लिए कि ये अब तुम आपको 16 दे दिए, आपको 16 दे दिए, बाकी खुद उड़ा दिए। फिर किसी और से ले लिए पैसे और फिर उन 3 जो पिछले लोग थे उनको थोड़े दे दिए। कहीं उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, सर। ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा था वो। और फिर बाद में उसकी फैमिली को सबने पकड़ लिया, उन्होंने अपनी चीज़ें बेच के उन लोगों को पैसे दिए जहाँ से पैसे लिए थे। जिल्लत कितनी होती है, बहुत ऐसे लोगों की जो है ना एंड बहुत खतरनाक होता है। और उसने किया क्यों? उसकी मतलब लाइक कोई गर्लफ्रेंड थी, उसको गिफ्ट्स देना और एक एक ये भी हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है ना एज अ सोसाइटी कि हमने दिखाना है कि हमने ब्रांडेड कपड़े पहने हैं या हमने हमारी गर्लफ्रेंड है उसको बुराई इसी चक्कर में तो आती है। एग्जैक्टली। और क्या, जो अपनी चादर में पैर मतलब लाइक रहकर पैर नहीं फैलाता तो उसी के पीछे तो बुराई आती है। तो पैसे वापस तो मिले? बेचारा पूरा नंगा हो जाता है उस बहुत चादर। मुश्किल से मिले, थोड़ा वेट करना पड़ा और जो कुछ लोगों को नहीं मिले बिकॉज उनकी फैमिली जितने लोगों से माजरत कर सकती तुमने इस थी। गलती से क्या सीखा फिर? मैंने यही सीखा कि जब तक आपका खुद से डायरेक्टली कोई कांटेक्ट ना हो या आपके सामने आप खुद कोई काम नहीं कर रहे हो तो किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एक दूसरी इन्वेस्टमेंट भी थी मेरी जिसमें ये था कि मैं बैंक गई, वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस वाली वो जो बैठी हुई होती हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना इतने पैसे दे दें और जो है ना आपको 1 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस थी तो मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है यार 1-2 साल में। उसने मुझे कहा कि जो है ना आप 2-3 ईयर्स में ब्रेक करा सकती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कर लिया और वो मैं आज तक पे कर रही हूँ। जब भी उसको तुड़वाने जाओ वो लॉस में ही चल रहा होता है कि अभी वो लॉस में है और अभी कुछ नहीं मिलेगा। और इट्स बिन 10 ईयर्स नाउ।
अभी तक मैं पैसे उसके भर रही हूँ। उसमें ना असल में हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो बताते नहीं हैं उस वक्त, क्योंकि उनको उस वक्त सेल करनी होती है, क्योंकि उनको अपने कुर्सी ऊपर करनी होती है ना बेसिकली, क्योंकि वो उनको 20 कमीशन इयर्स का मिलती प्लान है और वो आप उसे पहले नहीं तोड़वा सकते अंटिल अनलेस आपके पास कोई प्रॉपर रीजन ना हो। मैं इसको कहूँगी कि अभी ऑडियंस अगर पूछेगी ना, क्योंकि ये बहुत औरतें करती हैं कि उनको भी अपनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो हमारा पुराना तरीका है ना, अगेन वो कल्चर वाली बात आ जाती है, गोल्ड जो हमारे कल्चर का तरीका है, जो औरतें गोल्ड में सेव करती हैं, प्लीज वो करें। हाँ, आप रातों रात अभी मैंने किया, वो मैं आपको अगले उसमें बताऊंगी, वो एक अलग कहानी है। अच्छा, अब आ रहे हैं उधार की तरफ। जी सारा, क्या कहानी है, क्या गलती है उधार, याद है? हाँ बिल्कुल याद है मुझे, ये उधार तो मैं कभी नहीं भूल सकती क्योंकि सो कॉल्ड ये जो आपकी ज़िंदगी में एक अजीबोगरीब से दोस्त होते हैं ना, जो कहने के दोस्त होते हैं और वक्त पे आप तो उनके काम आ जाते हैं, दिखाने के और बिल्कुल वही चीज़ कि आप तो उनके काम आते हैं क्योंकि आप अपने हिसाब से उनको दोस्त ले रहे होते हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, और वही जब आपको डसते हैं सांप की तरह, आस्तीन के सांप की तरह, तो फिर आपको जब धचका लगता है तो ये वो वाला उधार है एक्चुअली। तो वो ये था कि एक मेरा, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि और वो अगर देख रहा होगा तो वो डेफिनेटली समझ जाएगा मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जो है वो ऑफ द कैमरा वाला दोस्त था वो मेरा, अच्छा है शोबिज़ से। तो उन्होंने, उनका इस तरह का था, मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बड़ा फैमिली टर्म्स थे, उसकी बेगम से भी बड़ी अच्छी बातचीत थी, दोस्ती थी। वही इस तरह से हुआ कि हालात ख़राब हुए, जॉब चली गई, ये हो गया वो हो गया, तो मुझसे उधार लिए गए पैसे। तो वो उधार होते होते कभी कुछ जी 50 ले लिए, कभी 60 ले लिए, कभी 1 ले लिया, कभी करते करते कोई 3-4 लाख उसकी तरफ जमा हो गए। तो कभी जी दोस्ती यारी में, मोहब्बत में, मैंने कहा यार इसका नहीं है, अब बच्चे हैं इसके, तो चलो फीस वीस भी भर देती हूँ, कर देती हूँ, कर देती हूँ। इस तरह से उधार के नाम पे लिया यार, ये तुम्हारे मेरे पास उधार है, ज़िंदगी में तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो तुम्हें सूद समेत वापस, जो जुमले होते हैं सूद समेत वापस करो। मैंने कहा नहीं, सूद ना दे भाई, सूद नहीं चाहिए, लेकिन तुम जो है ना, मुझे जब भी इंशाल्लाह, अव्वल तो इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़िंदगी में अगर कभी ज़रूरत पड़ी और मैंने तुमसे मांगा तो तुम ज़रूर मुझे ये रिटर्न कर देना। तुम समझो, तुम, मैंने जैसे बैंक में अपने पास रखे, मैंने वो इतना भरोसा ना जैसे आपने बैंक में रखा है वैसे इसके पास है। तो एक 2017 में वो आपकी फिल्म करने के बाद, तो जब मैंने गैप लिया था अपनी शादी के बाद, तो मैं फिर अमेरिका गई थी। तो अमेरिका में ये है कि उस वक्त मेरा ज़रा वो, उस वक्त एकदम ही सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं गई और वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा, अबे मेरा वो दोस्त है, उसको फ़ोन करती हूँ, उसके पास आज तक मेरे वो पैसे होंगे, उसने कहा था ज़िंदगी में जब भी ज़रूरत पड़ेगी ना तब लेना। मैंने वहाँ से अमेरिका से उस बंदे को मैंने कॉल किया है और मैंने कहा, क्योंकि वो अब एक गैप भी आ गया था, फिर जॉब वॉब भी हो गई, तो मिलना भी कम हो गया था, ये हो गया था, फैमिली में भी ज़रा मिलना जुलना कम हो गया था, बेगम बच्चों को भी ले लेके इतना घूमी मैं उस टाइम पे, मतलब वो सारी अच्छाइयाँ मेरी पानी हो गई ना, तेल हो गई। और वो जब अमेरिका से मुझे कॉल किया, मैंने कहा यार इस वक्त मुझे ना इतने डॉलर्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर ये पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करो तो मेरे अभी भी पाकिस्तानी ज़्यादा बन रहे हैं, तो जो है मुझे तुम एक काम करो, इतने दे दो। ये भी नहीं मैंने कहा कि पूरे दे दो, मैंने कहा इतने दे दो। कौन से पैसे तुमने कब दिए मुझे? आगे से जब धचका लगा, मैंने कहा सॉरी, क्या मतलब है कि सॉरी मैंने आपको पूरा टाइम दिया है भाई अपना। अबे तू कौन सा इतना बड़ा सेलिब्रिटी लगा हुआ है कि तूने मुझे टाइम दिया है? टाइम मतलब टाइम पैसे मुझे समझ नहीं आया क्या था। तो आगे से मुझे जवाब मिला कि भाई मैंने तुम्हें दोस्ती दी है, अपना टाइम दिया है, तो अगर तुमने वो पैसे मुझे दिए हैं तो समझो वो दोस्ती के नाम पे दिए हैं, तुमने उधार नहीं दी। मतलब उसने खुद ही वो माफ़ करवा लिए वो दिन और आज का दिन। मैंने कहा ऐसी दोस्तियाँ नहीं पालनी भाई, ऐसे धचके नहीं चाहिए ज़िंदगी में, और ऐसे दोस्तों से तो बेहतर है कि दुश्मन ठीक है, कम से कम मुंह पे तो वार करते हैं। वो कहते हैं ना कौन सी मिसाल है, नादान दोस्त से ज़्यादा बेहतर, ज़हीन दुश्मन बेहतर है। लेकिन ये तो इस पे भी नहीं जा रहा क्योंकि नादान भी नहीं तो काफ़ी मक्कार दोस्त था। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और हमारी गलतियाँ सुनते रहिए और कुछ सीखते रहिए। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हम गलती के पुतले बैठे हैं यहाँ पे और हमने जो जो गलतियाँ की हैं उनसे हम कुछ सीखे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको भी सिखाएं। अभी तक हम पहुँचे थे उधार तक, ठीक है ना, कि उधार नहीं देना वो चाहिए, बिल्कुल सही है ना, जो लिखा होता है हर दुकान के बाहर, उधार एक ऐसी कैंची है है कि उधार एक ऐसा जादू है जिसको भी दोगे वो पैसे वो गायब हो जाएगा। उधार के उसमें ये लर्न किया है कि समटाइम्स ना आपके बहुत करीबी फ्रेंड्स आते हैं एंड समटाइम्स दे आर एक्चुअली इन नीड, तो आपको पता नहीं होता इनको वाकई ज़रूरत है या नहीं, तो कभी दिल भी करता है कि आप हेल्प कर दें, ऐसा ना आप हेल्प ना करें, वो किसी मुश्किल में हो, तो आप
उतना लोन दें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकें, लाइक इतना ज़्यादा भी ना दें पर इतना हो कि कल को वो रिटर्न ना कर सके तो आप उस लॉस को बर्दाश्त कर सकें। क्योंकि कभी कभार आपके वाकई इतने अच्छे दोस्त मुश्किल में होते हैं कि आप तकलीफ में होते हैं उनको देख के कि उनके घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा। कभी होता है ना किसी को नुकसान हो गया जिंदगी में, लेकिन अल्लाह माफ कर दे, ऐसे आस्तीन के सांप जैसे दोस्त की वजह से तो दूसरे जो सही है उनके ऊपर से भी भरोसा उड़ जाता है कि नहीं कि ऐसा ना हो कि ये भी लूट ले भाई, तो हम तो इसको भी अच्छा समझ रहे थे और ये भी कहीं ऐसा निकला तो क्या हमारे मजहब में बहुत बड़ा गुनाह है। बिल्कुल बिल्कुल कि आपने भरोसा तोड़ते मतलब लाइक आपको अगर मौत भी आ रही है तो आप ये सोचते हैं कि आपने किसी का कर्जा तो नहीं देना। ये बहुत बड़ा गुनाह है हमारे मजहब में। अगर आप किसी का कर्जा दिए बगैर कोई सवाल कर लिया, मैं आज अल्लाह लानिया कह रही हूँ भाई मैंने तुझे माफ नहीं किया, तुझे अल्लाह पूछेगा। बिल्कुल वापस करो उसके पैसे। नहीं क्योंकि इतनी मेहनत से कमाए जाते हैं, ऐसे नहीं होता। और आगे बात भी पुरानी है, 2017 की बात है ये, 15-16 और एक तो वो भी और हर्ट भी है ना। Exactly. इस तरह के मैनिपुलेट होने का हर्ट है। मैंने तुम्हें टाइम ज्यादा दिया। हर्ट तो उस बात पे होगी मैंने टाइम दिया। मैंने कहा तू कौन सा कोई मतलब चांद लगा हुआ था। अच्छा अब तुम्हारा है बहुत जल्दी रिएक्ट करना। ये भी मुझे एज के साथ साथ आया है और आई थिंक ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स है कि जब मैं थोड़ी छोटी होती थी तो लेट से जैसे कोई भी उधार की कोई बात आ गई राइट, कि मुझे पता चल गया कि आगे से बंदे ने ये कहा है कि मैं तो अपना टाइम दे रहा था, तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं करूँगी। उस टाइम पे मैं बोलूँगी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उस वक्त मैं रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं फिर जाके अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगी कि अब मैंने ये पैसे कैसे निकलवाने। अच्छा ये तुम ये बात करी हो अब की, पहले तुम रिएक्ट करती। पहले मैं बताऊं क्या करती। पहले वाली बंदी मैं ये थी कि आप ही की अगर एग्जांपल लेते हैं कि उसने मुंह पे बोल दिया है कि भाई मैं तो अपना टाइम दे रहा था, तो लड़ाई शुरू तो मैं बोलूंगी क्या मतलब है तुम्हारा, ओह माय गॉड ये देखो क्या कर रहा है, उधर ही लड़ाई शुरू हो गई। और फिर वो तो पैसे वैसे ही गए ना पैसे। तो कभी भी कोई भी चीज मैं तो ये कहती हूँ, अब मैंने खैर पढ़ा है करना चाहिए। मेरी तो खैर शादी नहीं हुई है, लेकिन अगर आपकी शादी भी हुई है और आपने शौहर के मोबाइल पे मैसेजेस पकड़ लिए हैं, फौरन उठा के ये ना दिखाएं कि ये क्या किया तुमने, बिल्कुल भी ना करें। अपने ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। समझदारी वाली बात करिए, स्ट्रेटजी प्लान करें। बिल्कुल आप ना अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल करें। सबसे ज्यादा ये एक मिस्टेक, इस पर मुझे बड़ी डांटे भी पड़ी थी, ऑनलाइन वायरल हो गई थी बात, लेकिन मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ था कि एक लड़का लड़की जो है वो कमरे में पकड़े गए थे, मेरा ऑफिस था, तो मैंने लड़की से ना डायरेक्ट जाके पूछ लिया था कि ये तुमने क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अब ये मुझे बिजनेस करके इन चीज़ों का अंदाज़ा हुआ है कि कभी भी आपको अगर आपका एम्प्लॉय, फिर उसके बाद मुझे कोई एम्प्लॉय जिसने चोरी की है, मैं जो डायरेक्ट जाके आपने किसी को नहीं पकड़ना, ना आपने शोर मचाना है, आपने खामोशी से, आपने देखा किसी ने आपको चीट कर दिया है, कुछ गलत कर दिया है, खामोशी से अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और पहले तो रिलैक्स हों। 2 दिन तो आप रिलैक्स हों, तीसरे दिन बैठ के अब आप स्ट्रैटेजी सोचें कि इसने तो मुझे डसा है, अब मैं ऐसे कैसे डसूंगी, या मैं अपने आप को इससे कैसे बचाऊं। तभी तो आजकल कहते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। इमोशनल कंट्रोल। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट तो होते हैं पर इमोशनली नहीं होते और इस इमोशन की वजह से वो बहुत डूबते हैं। मैं हूँ बहुत बड़ी। मुझे लगता है मैं सिर्फ इमोशनली इंटेलिजेंट तो बिल्कुल नहीं हूँ। वो बहुत आजकल ये अच्छाई में आता है इमोशनली इंटेलिजेंट। और मैं हर दिन ये सोचती हूँ नहीं आज मैंने अपने पे काबू रखना है, मैं पिछले से ज्यादा रिएक्ट कर जाती। हाँ ये नहीं करना है, बस रिएक्ट नहीं करना। और ये बताओ हमारी जो औरतें हैं ना, औरतों में ज़्यादा होता है, औरतें ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं। लेकिन प्लीज़ खुदारा कुछ भी आपको पता चले आप रिएक्ट ना करें। मैंने भी यही किया है। अब मेरे सामने आप कुछ भी मेरे कपड़े जला दें, मैं बस ऐसे नॉर्मल बैठ के रहूँगी, ठीक है कर लें आप, जवाब आएगा बाद में। जवाब बेसिकली अगर मैं आपको पूरी खुली जो ये बात कह रही है वो पूरी बेसिकली समझाऊं ना, तो अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आपने ना अंदर ही अंदर दिल में यूं करना है जी। लेकिन आपको ये करने के लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा क्या करना है। अब सिमिलरली जैसे पर मेरे साथ ये इशू है कि मैं 2-3 दिन बाद ना उस बात को भूल जाती हूँ। थोड़ा सा वो नहीं, तो इसका मतलब है वो बात बड़ी नहीं थी। हाँ, अच्छी बात है कि आपने 2-3 दिन वेट कर लिया। 2-3 दिन बाद भी अगर आपको वो बात याद है, जैसे इन्हें इतने टाइम तक वो बात याद है, इसका मतलब है वो बात बहुत बड़ी बात है, राइट। तो वही तो हर चीज पे आप बस टाइम लें, उस टाइम पे तो आप रिएक्ट करें ही नहीं। या तो ये होगा कि आप भूल जाएंगे, आप माफ कर देंगे। उसके साथ किया है कि आपने उसका वो आपने माफ कर दिया, आपने अपने दिल में जो है बुग़्ज़ और कीना रखना ही नहीं। आपने कहा ना कि मैं बदला किसी और तरह ले। अब सिंपल देखो, जैसे अब एम्प्लॉइज की लेट से बात आती है, मैं बिजनेस चलाती हूँ, ठीक है। अगर मुझे पता चल गया कोई मुझसे चोरी कर रहा है, ठीक है,
तो मैंने क्या करना है, मैंने खामोश बैठना है, मैंने अब उसे मॉनिटर करना है कि वो कितनी चोरी कर रहा है और कहाँ से चोरी कर रहा है, और मैंने उसका हिसाब निकालना है, किसी भी तरह से उस बात को रिटर्न में लेके आना है। मैं और उसके बाद उसकी तनख्वाह से काटेगी, तनख्वाह से काटूंगी, या अगर मुझे पैसे भी उसने चोरी किए, खा गया और उसको निकाल भी दिया तो बाइज्जत बरी हो गया। अभी उसको रंगे हाथों पकड़ेगी या पुलिस को देगी या कुछ, ताकि नुकसान, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ये चीज ना करे। जी जी। इसी तरह सिमिलरली खुदा ना खास्ता अगर आपके हस्बैंड को भी आपने पकड़ लिया है कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप तो पहली बात है आपने तो बिल्कुल इमोशनल नहीं होना। अगर आप उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, खामोशी से बैठे, देख लिया आपने, कोई रोना धोना कोई काम नहीं करेगा, आप रिलैक्स हो, आप अपनी स्ट्रेटजी सोचें। अच्छा, आई गेस फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो या ना हो, वैसे भी हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता इस तरह का है, जितना मजबूत उतना ही नाजुक भी है। तो जितना लेट गो कर सकते हैं, क्योंकि जिसने जो करना है वो छुप के वैसे भी करेगा, तो बेहतर है कि नहीं, ऐसा नहीं है सारा। जब तो कभी कभार अगर बीवी डाडी होती ना तो बहुत हस्बैंड डर के रहते हैं, वरना माशाल्लाह इधर उधर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और कभी डरा के नहीं रखा, ट्रॉमा ही होगा है ना, मतलब आप अंदर से खुश नहीं है और एक फेक लाइफ जी रहे हैं, तो वो एक ट्रॉमा भी है, करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने उस पर भी रिएक्ट कर दिया ना, रिएक्ट करने से कभी कभी एक तो आगे वाला बंदा ढीठ भी हो सकता है, दूसरा वो ये कर सकता है आगे वाला बंदा सारे जाके मैसेजेस डिलीट कर देगा और जरा केयरफुली करेगा। तो अगर पकड़ना है तो पहले देख ले, खामोश, अगेन नॉर्मल रिएक्शन, सोच लेंगे आपने क्या अब आपने पूरी अपनी प्लानिंग करनी है। अगर अच्छा, इसका कोई फार्मूला नहीं है, हर कपल की कहानी अलग होती है, इसका कोई फार्मूला ही नहीं हो सकता कि आपने किस तरह रिएक्ट करना है, छोड़ना है कि नहीं। तो हर कपल की कहानी अलग है, वो अपने हिसाब से देखेगा। हमें नहीं पता कि आपकी कपल की कहानी क्या है। बस रिएक्ट ना करें, अपना टाइम ले, टाइम में आपको खुद ब खुद जब आप रिलैक्स होंगे ना तो आपको आगे की स्ट्रेटेजी समझ आ जाएगी। औरतें थोड़ी सी जज्बाती होती हैं, गलत फैसले कर देती हैं जल्दबाजी में, और बाद में फिर वो पछतावा होता है उनको कि हम ये ना करते तो वो होता। अच्छा, बहुत सारे लोग जो ये नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं, या जो चीटर्स होते हैं, या मैनिपुलेटर्स होते हैं, वो जानबूझ के आपको जज्बाती करते हैं ताकि आप इस तरह का रिएक्शन दें, ताकि सारा का सारा मलबा आपके ऊपर आ जाए कि आप गलत थे। तो इस वजह से बस मैंने जिंदगी में सीख लिया है कि कुछ भी हो जाए ना, मैं यही कह रही हूँ कि आप आग लगा सकते हैं मेरे सामने, मुझे गुस्सा आएगा ही नहीं, और मुझे बहुत गुस्सा आता था। ये तुम्हें गलतियां कर करके ऐसी ठोकरें खाई हैं, ऐसी ठोकरें खाई हैं कि बस ये तुम्हें समझ आई है गलतियां कर करके जी। तो अगर जिसने अभी तक ये गलती नहीं की उसको हम समझा रहे हैं। मैं ये सीख रही हूँ, ये मैंने बहुत किया है, और मुझे इस बात से ये अंदाजा हुआ कि मैं खुद ही सफ़र कर रही थी। यू नो, एक चीज़ पर रिएक्ट करना, गुस्सा करना और उस पर लड़ना, और उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद भी उसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, और वो मेरा पूरा टाइम पिछला जो साल था वो बहुत बुरा गुजरा उसकी वजह से। अच्छा, तो मैं स्टिल लर्निंग, बट लेकिन कभी कभार लड़ाई करना, कभी कभार किसी बात पर गुस्सा होना बहुत ज़रूरी भी होता है, नहीं तो लोगों की आदत बन जाती है आपको हर्ट करने की। तो आपको कभी कभार शटअप कॉल देनी पड़ती है, चाहे वो आपके करीबी कोई भी हो ना। अच्छा, जब आप शटअप कॉल देना, अब देखिए जैसे लेट से आपने मेरे साथ कुछ बुरा किया ना, ठीक है, आपने कुछ बुरा किया और खुदा ना खास्ता, तो मुझे जो है पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, जो भी मैंने आपसे बोला, लेट से मैंने आपको कुछ कहना है कि निदा ये आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन जब मैं गुस्से में कहूँगी ना तो मैं शायद आप पे से बाहर हो जाऊँ, शायद मैं कुछ वो कह दूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, राइट, और फिर वो बात ज़िंदगी भर के लिए रह जाती है। तो बेहतर है कि अगर मुझे गुस्सा भी हो तो वो भी बहुत कंट्रोल, इमोशंस को आप कंट्रोल करके गुस्सा करें। ये नहीं कह रहे कि गुस्सा ना करें, बिल्कुल आप कारपेट बन जाएं, डोरमैट बन जाएं, ये नहीं कह रहे, बट कंट्रोल करें इमोशन को। क्योंकि ज़बान से जो चीज़ें निकल जाती ना वो वापस नहीं होती, वो वाली बात, और फिर वो वाकई इंप्रेशन दिल पे छोड़ दो। अच्छा, उसकी छोटी सी टिप ये है कि मुझे भी बहुत मुश्किल होती थी, मैं भी बहुत ज़्यादा जज्बाती हूँ, पठान बैकग्राउंड है मेरा, मुझे एकदम से फीलिंग हो जाती है, जज्बात आ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया। हम बात कर चुके हैं पिछले शोज़ में भी कि मैंने थेरेपी की और ये सब किया, लेकिन अगर आप थेरेपी नहीं कर सकते, सिंपल तरीका ये है कि जब आपके साथ ऐसा हो, कोशिश करें कि आप उस जगह से थोड़ी सी देर के लिए उठ के चले जाएं, उस रूम से या जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से चले जाएं, और 5 गहरी सांसें ले लें। उससे आपका दिमाग खुद ब खुद क्लियर होगा, रीसेट होगा आपका दिमाग। उसके बाद आप वापस जाके गुस्सा करना है ना, कर दें, अगर करना है, वो वाला गुस्सा नहीं होगा। अच्छा, अब ये देखो सही वाली, ये मेरी पसंदीदा बात आ रही है, नॉट लिसनिंग टू पेरेंट्स। हम सब ने बचपन में मैं ज़्यादा ऐसे करती थी। हाँ, और बचपन में मैं ज़्यादा ऐसे करती थी। विद टाइम हम रियलाइज़, मतलब मैंने किया, जैसे जैसे बड़ी हो रही हूँ, कि पेरेंट्स जो कह रहे होते हैं ना वो ठीक कह रहे होते हैं, उनका लाइफ एक्सपीरियंस है, तो बड़ों की बातें सुननी चाहिए। तो
बचपन में बहुत सी चीज़ों से पेरेंट्स मना करते थे तो मैं आगे से ज़िद करती थी, और वो एक चीज़ समझाते थे कि डोंट इन्वेस्ट योरसेल्फ टू मच इन फ्रेंडशिप्स। दोस्तें होती हैं, होनी चाहिए, आपको दोस्तियाँ भी निभानी चाहिए, बट अपने आप को इतना इन्वेस्ट नहीं कर लेना चाहिए दोस्ती में कि आप अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट करें, या जो लोग काम कर रहे हैं उनके अपने करियर को निगलेक्ट करें। तो बचपन में ऐसे करती थी कि जैसे स्टडीज़ पे फोकस नहीं करती थी और फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम देती थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए कि जो अपनी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थी, फिर आप सुनते हैं कि वो आपके पीठ पीछे बुराइयां कर रही हैं। फिर यूनिवर्सिटी में मेरे पेरेंट्स समझाते थे कि फ्रेंड्स तब आपके साथ ज़्यादा होते हैं व्हेन यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, व्हेन यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़, या अपने करियर में आप ग्रो कर रहे होते हैं तो सब आपके साथ होते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जब मैंने स्टार्ट किया था तो व्हेन आई स्टार्टेड BBA, तो मैं अकाउंटिंग में थोड़ा वीक थी, बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छी थी। तो अब मेरी कुछ बेस्ट फ्रेंड्स बनी थी यूनिवर्सिटी में। तो अब जैसे मार्केटिंग की क्लास में मैंने उनके साथ ग्रुप बनाया, HR में मैंने उनके साथ ग्रुप बनाया, क्योंकि हम ना क्लास में ग्रुप्स बनते होते थे, ग्रुप्स में हम प्रोजेक्ट्स करते थे। तो अब अकाउंटिंग में मैं वीक थी, उनको पता था। तो अब हर कोर्स में मैं उनके साथ ग्रुप बना रही हूँ, बट उनको था कि प्रोजेक्ट में ना इससे इतनी हेल्प नहीं मिलेगी बिकॉज शी इज़ नॉट सो गुड एट अकाउंटिंग। तो उन्होंने ना मेरी जगह किसी और के साथ ग्रुप बना लिया। तो वो उस पर मैं काफ़ी हर्ट हुई। फिर मैंने किसी और जो और स्टूडेंट्स अवेलेबल थे उनके साथ ग्रुप बनाया, और फिर मुझे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं थी अकाउंटिंग में। फिर मैंने ये सोचा कि जो मेरे साथ इन्होंने किया है मैं कभी ना कभी इनसे शिकवा ज़रूर करूँगी, आई विल मेक देम रियलाइज़, बट आई विल नेवर डू दिस टू समबडी एल्स। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ज़्यादा मेहनत की अपनी अकाउंटिंग में, थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग जब हुई तो फिर मैं उसके बाद जब ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था, तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आगे के सेमेस्टर्स में मैंने ये किया कि मैं हर वक्त ना ग्रुप में मैं खुद अच्छी हो गई थी स्टडीज़ में, मेरी GPA भी इम्प्रूव हो गई थी, तो मैं किसी एक ग्रुप मेंबर ऐसा ज़रूर लेती थी जो स्टडीज़ में वीक होता था। मैं कहती थी मिक्स एंड मैच होना चाहिए, वी शुड हेल्प द स्टूडेंट्स हु आर नॉट जब आप किसी और की हेल्प कर रहे होते हैं आपकी अपनी प्रैक्टिस भी हो रही है। हाँ, तो जैसे ग्रुप मेंबर्स होते हैं 2 का या 3 या 4 का ग्रुप होता है, तो मैं रैंडमली जैसे एक फ्रेंड को ले लिया, एक किसी अच्छे स्टूडेंट को ले लिया, बट मैं एक वीक स्टूडेंट को ग्रुप में ज़रूर रखती थी ताकि उसकी हेल्प हो, और उसके साथ वो ना हो जो मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, रोने वाली हो गई थी। आपको पता है मतलब इस चक्कर में तो दोस्तें सब्जेक्ट्स भी वो ले लेती है, हमारी दोस्त ले रही है भाई ख्वाब था आपका डॉक्टर बनने का, लेकिन मेरी दोस्तें डॉक्टर नहीं बन रही है, वो फार्मासिस्ट बन रही है। तो मेडिकल छोड़ के आप फार्मासिस्ट बन रहे हैं क्योंकि आपकी दोस्तों के नंबर नहीं अच्छे आए। तो अक्सर तो ये भी गलतियां करते हैं, ये एज इतनी इमेच्योर होती है कि आपको ये आप ये सोच नहीं रहे होते आगे की, आपके पेरेंट्स को नजर आ रहा होता है। हाँ। कितनी दफा ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स कहते थे ये लड़की तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, और हमें बाद में समझ आती थी कि हमारे अम्मी अब्बू को कैसे पता चला कि ये अच्छी नहीं है, और हम लड़ते थे उसके लिए, नहीं आप हमारी दोस्त को बुरा नहीं कह सकते, और बाद में वो निकलती थी बुरी, और हम कहते थे यार आप लोगों को कैसे पता चला। तो कभी कभार आपकी पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी होती है, उनको पता होता है कि ये दोस्त की संगत या ये लड़के की संगत आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। अच्छा, आपको ये चाहिए जो अभी आपने बताया ना, मैंने ऐसा होता हुआ देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी क्लास में एक लड़का था, ही स्टार्टेड डूइंग BBA विद अस, और उसके बाद एक और डिपार्टमेंट था कंप्यूटर साइंस का, वहाँ पे एक लड़की आई थी, बहुत क्यूट सी थी, तो उसको वो अच्छी लगना शुरू हो गई, दोनों की दोस्ती हुई, एंड ही चेंज्ड हिज होल डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ हर। उसने अपना सेमेस्टर ज़ाया करके ना, बस कुछ कोर्सेज थे जो ट्रांसफ़र हो सकते थे, बाकी नहीं हो सकते थे, तो कुछ कोर्सेज ट्रांसफ़र करा के ना जस्ट टू यू नो बी विद हर, हाँ, ऑल द टाइम। तो वो उसके साथ साथ रहना चाहता था, तो उसने अपना पूरा डिपार्टमेंट चेंज कराया था। तो ऐसा करना अक्लमंदी नहीं होती, लाइक इफ यू रियली वांट टू चेंज योर डिपार्टमेंट, आप कुछ बनेंगे नहीं तो आई थिंक ना रिश्ता मिलेगा, एंड दे डिड नॉट इवन एंड अप गेटिंग मैरिड, मतलब एंड में उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो ये है कि अगर आपने वैसे ही अपने लिए अपना डिपार्टमेंट चेंज करना है, सब्जेक्ट चेंज करना है, तो आप करें, बट किसी और के लिए ना करें। ये अवेयरनेस आपको देनी चाहिए। मेरी जो फ्रेंड है ना, उसका भांजा है, तो जब तक उसकी लाइफ में मतलब उसकी फियांसी हो गई थी, उन्होंने रिश्ता वगैरह उसका करवा दिया था, बट जैसे ही वो बाहर चली गई, उसे बेहतर लड़का मिल गया, तो उसने अपनी जो एंगेजमेंट ना कॉल ऑफ की थी। हाँ। उसके चक्कर में वो काम शाम छोड़ के, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सब घर पे बैठ गया। सो प्यार में तो ये होता है, ये लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि अपना हमेशा करियर और वो फोकस किसी के लिए चेंज ना करें। इन सारी बातों से मुझे जाना काजिम सर का वो कठपुतली ड्रामे का एक डायलॉग याद आ गया, जो मेरी माँ आज तक
मुझे बोलती हैं कि वो काजिम सर का ना वो डायलॉग याद रखो, तुमने ही बोला था, वो समीना आपा ने वो बोला था मुझे, उनकी बेटी बनी थी उसमें कठपुतली ड्रामे में, तो वो कहती थी बेटा पुरखुलूस पत्थर अगर गले में टांगोगी तो ले डूबेंगे। तो मेरी माँ हर वक्त यही बात बोलती रहती है, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा कभी फ्रेंड सर्कल नहीं रहा, क्योंकि वो सारे पुरखुलूस पत्थर थे जो तुम्हें ले डूबते थे। तो अभी भी वक्त है अपनी जो है ना वो जो है ज़िंदगी आबाद कर लो, ऐसे नाकारों पे बिल्कुल भरोसा ना करो। जिस जिस के लिए अम्मा ने बोला है ना वही हुआ है। वो जो प्रोडिक्शन उन्होंने दी है ना, चाहे वो शादी से पहले वाली चीज़ें हों, चाहे वो शादी के बाद वाली चीज़ें हों, चाहे वो दोस्तों के हवाले से हो, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, काम के हवाले से हो, बिल्कुल प्रोफेशनली हो, तो वो चीज़ हुई है। पता नहीं ऐसा लगता है माँ की प्रेडिक्शन ऐसी होती है जैसे उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी। नौज़ुबिल्लाह जैसे खुदा के बाद वही है जिनको पता है कि ये सब होना है मेरे बच्चे के साथ, तो वो सच हो जाता है अगर आप नहीं मानते। और उसके बाद वो जो रिग्रेट होता है ना, काश हम मान लेते, काश हम मान लेते। तो बहुत से रिग्रेट्स ऐसे भी हैं। सारे बच्चे यही गलती करते हैं, हमारे बच्चे भी कहते हैं आपको क्या पता, आपको नहीं पता, लेकिन फिर बाद में वो भी रियलाइज़ करते हैं कि हाँ। लेकिन आजकल बच्चों को भी बहुत कुछ पता है, तो बहुत स्टबन नहीं होना चाहिए माँ बाप को। माँ बाप को भी उनकी सुननी चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और जो पुराने वक्तों के माँ बाप हैं उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत नरम और वो लचकदार रहना चाहिए माँ बाप को भी बच्चों को लेकर। कुछ तबके हैं ना ऐसे कि जैसे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं बच्चों को लेके, चाहे वो बेटियां हों बेटे हों। मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको ईज रखना चाहिए औलादों को, ताकि वो बेबाक ना हो जाए। बिल्कुल, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिल्कुल जी। नेक्स्ट किसकी गलती है? मेरी ही होगी। किसकी गलती? ओह, नेक्स्ट तो ब्रेक है, ये तो गलती नहीं है। ब्रेक आएगा तो तनख्वाह आएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सीखिए हमारी गलतियों से कुछ, जैसे हम सब अपनी गलतियों से सीख चुके हैं और अभी भी सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट गलती है क्या? डिम्पल सर्जरी। या हमारे शो पे आके लोग इतने बेबाक कैसे हो जाते हैं, सर्जरियों के बारे में बता देते हैं, कहीं भी जाके नहीं बताते। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पिछली दफा ये दावा बोल के गई थी और मैंने पता नहीं क्या बोलने वाली है, मुझे तो पता ही नहीं, थोड़ा सा सब कुछ बता दिया। और एक बार मैंने भी वो लिप फिलर्स का बताया था जो मेरे खराब हो गए थे, डिजास्टर हो गया था। मैंने तो पूछा भी नहीं, मैंने तो ना इससे पूछा ना इससे, और ये खुद बता रहे हैं। This one is so funny, मुझे आज तक उसका रिग्रेट होता है। It's called डिम्प्लास्टी। नहीं हुए ना, अच्छा, लेकिन वो खराब हो गया था मेरा फेस। मैं बताती हूँ, एक क्लिनिक था, तो उस वक्त में मेरा ड्रामा भी चल रहा था प्ले पे, ठीक है। तो मैंने देखा ऐड आ रहा था इंस्टाग्राम पे, तो उसमें था कि बस एक हल्का सा स्टिच होता है एंड देन आपका ना डिम्पल आ जाता है। तो एक हल्का सा स्टिच हुआ, डिम्पल आ गया। एक हल्का सा स्टिच होता है, वो डिम्पल आ जाता है। तो मैं बड़ा खुश हुई कि भाई मुझे शौक इतना, और मैंने कहा मुझे करवाना है, और था भी काफ़ी एक्सपेंसिव। आई थिंक उस वक्त आई वाज 19 या 20। तो जो है ना 50,000 का था। मैंने कहीं से पैसे इकट्ठा किए और मैं गई करवाने के लिए। जब मैं गई तो ना वो नम कर रहे हैं और मुझे एनेस्थीसिया दे रहे हैं। मैंने कहा क्या हो रहा है, ये इस तरह तो नहीं था। उन्होंने कहा था बस आप आएंगी और आपका बस एक हल्का सा स्टिच होगा और आपका डिम्पल आ जाएगा एंड देन हैप्पी गो लकी वाला सीन है और चली जाऊँगी। और मेरा उसके बाद ड्रामे का स्पेल भी था। तो जो है ना पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरा लुक भी चेंज हो जाएगा या क्या हो जाएगा, बट मुझे उसकी इतनी अर्जेंसी थी कि बस मैंने कराना है, शौक इतना। अब मैं चली गई। अब मैं गई और उसके बाद उन्होंने बताया कि उसका कोई डाउन टाइम है और वो आ जाता है। और वो इतने अनप्रोफेशनल लोग थे कि उन्होंने गलत किया था। मेरे यहाँ पे लिटरली 2 डॉट्स क्रिएट हो गए थे। अगर आप लोग जाके डिम्प्लास्टी देखें तो उसके बाद यहाँ पे ना 2 डॉट्स आ जाते हैं, उसको सेटल होने में टाइम लगता है। उसके बाद मैंने तो फ़ौरन खुलवा दिया। पहले तो मैं घर गई, मेरे यहाँ पे ना दो धागे बंधे हुए, मतलब लाइक उन्होंने वो करके भेज दिया मुझे। मैंने कहा ये क्या हुआ भाई मेरे फेस पे। और मैं रोऊँ घर जाके, मैं नमाज़ पढ़ूँ अल्लाह से। मैंने कहा क्या किया मैंने अपने चेहरे के साथ, और मैंने बहुत कुछ बुरा कर लिया, इतना रिग्रेट हो मुझे, और मैंने ये क्या गलती कर ली, मेरा मुंह बिगड़ गया। मुझे लगा कि हमेशा फॉर द लाइफ टाइम मेरे साथ ये चीज़ हो गई है। और बाद में फिर मैं गई उनके पास, मैं काफ़ी लड़ाई की कि मुझे आपने नहीं बताया कि इसका डाउन टाइम है। मैं शूट पे चली गई तो वो देख के डर गई कि ये क्या हो गया। उन्होंने मुझे घर भेज दिया, उन्होंने टाइम ले इसको फिक्स करके आए। स्वेलिंग भी हुई थी? हाँ, स्वेलिंग हो गई। आप लोग जाके देखिएगा डिम्प्लास्टी के बाद ना क्या हो जाता है आपके फेस पे। तो मैं गई, मैंने जाके वो थ्रेड खुलवा दिए
और खैर डिम्पल्स भी नहीं आए और उससे बहुत बड़ा फर्क हुई, पैसे भी गए, सब कुछ ही हो गया। चले गए और पेन मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज मेरा मुंह ठीक कर दो मुझे। लिटरली अभी तक मैं सोचती हूँ मुझे ना गूज़बम्प्स आ जाते हैं और मैं इतना रोई थी और वो वाला फेस बहुत बुरा था। अल्लाह अल्लाह। तो आप पहले प्लीज देखें। आई थिंक ऐसा कोई भी प्रोसीजर रिस्क तब लेना चाहिए जिस वक्त शूट्स ना चल रहे हों, जब आपके पास थोड़ा गैप हमेशा नॉन कोई मसला हो जाए आप उसको फिक्स कर सकें। फैशन के चक्कर में बस कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर ले, तारी ना कर ले अपने फैशन कि जज्बाती हो जाए। ओहो अच्छा ठीक है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली मेरा यही है कि मैंने मोहब्बत को ज़्यादा तरजीह दी और मैंने काम को ज़रा कम तरजीह दी, और आज तक मेरा यही हिसाब है कि मैं रिश्तों को ज़रा ज़्यादा तरजीह देती हूँ और काम को ज़रा कम तरजीह देती हूँ। कि मुझे अगर लगता है कि जी करियर या रिलेशनशिप्स, तो मैं मेरे ख्याल से रिलेशनशिप्स को जो है ज़्यादा तरजीह दूँगी, मैं वो एक्सेप्ट करूँगी। तो मैंने शुरू में बड़े काम छोड़े हैं, जैसे अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी मौसम को, वो मियाँ उस वक्त नहीं था लेकिन मैंने दिल से उसे मियाँ ही मान लिया था ना। तो उन्होंने कहा हुसैन ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब भी पूछूँ अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है और मुझे आ रही है, तो वो कहते हैं नहीं यार मुझे लोग समझ में नहीं आ रहे, छोड़ दिया। भले उसका बजट बहुत हाई फाई था उस ज़माने में, जिस टाइम पे मैं आई थी उस टाइम पे अगर 10 लाख भी मुझे मिल रहा था, तो उस टाइम पे वो 10 लाख 1 करोड़ के बराबर था, क्योंकि अभी भी 10 लाख की अहमियत बहुत है। तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी जब मैं 2006 में आई थी। तो वो लोग अगर मौसम को समझ में नहीं आ रहे, उन्होंने कहा या मुझे लोग पार्टी समझ में नहीं आ रही, मुझे क्लाइंट समझ में नहीं आ रहे, मुझे इस चक्कर में मैंने बहुत कमर्शियल्स छोड़े, बड़ा फैशन शूट्स छोड़े, बड़ी चीज़ें छोड़ी। उनके कहने मतलब जो उन्होंने कह दिया वो करना, जो नहीं कहा वो नहीं करना। तो कुछ उनमें से अच्छी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती थी जो मुझे बाद में एहसास होता, देखा मेरा रिप्लेसमेंट जिसने किया वो चीज़ हिट हो गई, वो चीज़ हो गई। मैंने कहा ये अगर मैं करती तो ये चीज़ ऐसे हो जाता, ऐसा हो जाता। उसके बाद में मैं मुँह देखी होती थी और उसके बाद मैं मुँह लेके बैठ जाती थी। तो ये मैंने बड़ा सीखा। बहुत सारी खवातीन रिलेट कर पाएंगी जिन्होंने मेडिकल किया और प्रैक्टिस नहीं की, जिन्होंने बहुत पढ़ाई करके और उनके घर की तरफ से उनको इजाज़त नहीं मिली। सो बहुत सारी खवातीन रिलेट करेंगी, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बार बार नहीं मिलती। कोई या तो आपको ऐसा बीच का रास्ता बनाना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि आपको उस वक्त प्रायोरिटी किसको देनी है। आपके बच्चे छोटे हैं और आप मैनेज नहीं कर सकती तो अपने ऊपर तकलीफ ना दें। मगर क्या होता है, हमारे यहाँ की खवातीन जब बच्चे छोटे होते हैं पूरा करियर छोड़ देती हैं, पर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी नहीं, फिर उनको वो अपनी कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलती। जी, वो कहती हैं कि नहीं अब क्या करूँगी, कैसे। कभी भी देर नहीं हुई। अगर आपको ज़ीरो से शुरू करना है तो आप कर सकती हैं, क्योंकि आप पूरी मेहनत करके इतनी डिग्री लेकर बैठी हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो सारी ज़िंदगी आपने मेहनत की, आप उसको रायगा नहीं जाने दें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगी तो ही कुछ बन पाएंगी। जैसे मुझे एक रिग्रेट ये है हमेशा से कि ये है एक कि मतलब मैंने काम इतना 11 साल मैंने लगातार काम किया, अपने 17 साल की उम्र से लेके 29 साल की उम्र तक। फिर मैंने एकदम से शादी के बाद जो गैप ले लिया वो 4 साल का गैप आ गया। तो मुझे ये रिग्रेट है कि मुझे एज एन एक्टर मुझे गैप नहीं लेना चाहिए। नहीं, अब अगर तुम आई हो दोबारा और तुम दोबारा आप दिल लगा के काम करो। बिल्कुल, अभी इतने चैनल्स हैं, जब तुमने काम छोड़ा था उससे भी ज्यादा चैनल माशाल्लाह। हाँ, अभी हर जगह है और बहुत काम हो रहा है। सो वो अब वो तो चला गया, वो गया वक्त लौट के नहीं आता। तो मुझे लगता है कि औरत को जो है ना हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए। अभी इसकी वो सपोर्टिव मियां हो या ना हो वैसे भी रहना चाहिए। अभी इसकी लाइव एग्जांपल मैं देख रही हूँ। मैं अब योगा करती हूँ, तो जो मुझे करवा रही हैं योगा, तो अब आई थिंक उनके बच्चे हो गए होंगे, एक कोई 20 साल का, एक 22 साल का है। अब उनके मियाँ ने जाके दूसरी शादी करी, ठीक है। उन्होंने पूरी लाइफ अपने यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में उनको प्यार हुआ था एंड देन दे बोथ गॉट मैरिड। उसके बाद फिर पूरे टाइम उसने लाइफ में अपना वो जो करियर था उस पे ध्यान नहीं दिया। मतलब उसको योगा क्लासेस देती थी और भी मतलब लाइक एरोबिक्स सिखाती थी, नहीं कर पाई अपने करियर में। बिल्कुल मियाँ बच्चे कर करके और इस टाइम पे आके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली और अब जो है ना शी इज़ ऑल अलोन। उसको यही है और उसको इतनी एनजाइटी मैं देखती हूँ उसको, तो मुझे बहुत ना उसको देख के एनजाइटी फील होती है। सो बेचारी हमेशा एक परेशानी में, अब जाके वो दोबारा स्टार्ट कर रही है, लोगों को कह रही है, क्लासेस दे रही है। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं उसके पास,
बट वो मेहनत कर रही है, डिफरेंट टाइम्स पे लोगों को करवा रही है। तो लाइफ के किसी भी पॉइंट पे अगर आप किसी की बात सुन के आप अपने करियर को पे ध्यान नहीं देते या सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते, बट आपको उसके उस इंसान का नहीं पता ना कि उसके माइंड में क्या चल रहा है या उसने आगे लाइफ में क्या डिसीजन लेना है अपने लिए। वो तो किसी भी टाइम छोड़ के चला जाएगा। इसलिए तो कहते हैं जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, तो आप कोई बीच का हल जरूर निकालें। या फिर निदा बच्चे भी आई थिंक साथ नहीं देते, एक वो भी अपने बच्चे लाइफ के में साथ लग जाते हैं। सर्टेन जब बच्चे छोटे होते हैं सर्टेन टाइम पर उस वक्त माँ की बहुत ज़रूरत उनको होती है। हाँ। और माँ फिर किसी और के हवाले, या तो आपके पास आपका जो आपकी सास या आपकी माँ हो जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकें। अब आप अगर इकरा की मिसाल देखते हैं, इकरा अजीज़ को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती होंगी, मगर वो प्रेफर करती है अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, फिर वो बाद में उन्होंने अपने करियर परस्यू किया। मैं भी जब मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे, जो 2 बच्चे थे और मेरे पास कोई, मेरी अम्मी भी जॉब करती थी और मेरे पास कोई संभालने वाला नहीं था, तो मैंने 6 साल कोई काम नहीं किया। पर वो ये तो आप एक जेन्युइन रीजन बता रही है ना। कुछ लोग ये होता है कि बिल्कुल छोड़ देते हैं, नहीं कि मतलब वो जो कहते हैं कि हमारे खानदान में इजाजत नहीं है, फैमिली में इतना इन्वॉल्व कर लिया अपने आप को कि हमारा खानदान रॉयल फैमिली है। हमारी रॉयल फैमिली, तो आपने क्यों एक्ट्रेस और मॉडल से शादी की, या आपने क्यों डॉक्टर बहू चूज की, या आपने क्यों इतनी PhD बहू आपको चाहिए थी घर में सजाने के लिए, ट्रॉफी बहू बनाने के लिए। देखिए इसमें मैं ये कहूंगी कि लड़कियों को थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा, वो नहीं करने देंगे। देखिए कोई भी रीति रिवायत, कोई भी कल्चर के नॉर्म्स होते हैं, उसको तोड़ने के लिए आपको थोड़ा फाइट करना पड़ता है। आपको ऐसी झोली में आके नहीं मिल जाती। बिल्कुल ठीक है, तो ये अब लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको भी झोली में गिरना नहीं चाहिए। हाँ। जाके ये तो थोड़ा सा झोली को बड़ा रखें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने लिए, वैसे मैंने देखा है, मुझे भी देखें बहुत सारी चीज़ों की मेरे घर वालों ने इजाज़त नहीं दी थी। आई हैड टू फाइट किया, और अब वो इतने खुश हैं और वो इतने प्राउड हैं मेरी सक्सेस से। और सब अब सब जो है वो बोलते हैं कि हाँ हमने इतना सपोर्ट किया था। मैं बैठी सुन रही हूँ, हाँ बिल्कुल आपने बहुत सपोर्ट किया था, याद है मुझे सारी बातें। तो वही लोग जो अभी खिलाफ है ना, इवन अगर आपके वो फादर इन लॉ हैं, ससुर हैं, या जो भी हैं, हस्बैंड हैं, वही आगे जाके प्राउड हो जाएंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो अभी ये शॉर्ट टर्म में वही इमोशनल कंट्रोल की बात आ जाएगी। थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके आप थोड़ी सी बगावत करें, थोड़ी करके करें, मान जाते हैं। एक चीज़ के लिए मानेंगे, छोटी सी चीज़ के लिए मनाएं, उसके बाद उससे आगे की चीज़ के लिए मनाएं, और फिर अपने करियर को तो आपने रखना है। अच्छा, मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं व्हेन आई वाज 6 तब मैंने अपने पेरेंट्स को कहा था कि मुझे ना टीवी का शौक़ है, लाइक आई वांट टू बी फेमस। तो उस वक्त उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारी फैमिली में तो ऐसा कल्चर ही नहीं है कि 6 साल की बच्ची बोलेगी तो यही कहेंगे। हाँ, बट फिर भी पढ़ाई तो करो। नहीं, मुझे बचपन से, हाँ मैं कह रही थी नहीं, या तो सिंगर बनना है, या एक्टर बनना है, या होस्ट बनना है, या न्यूज़ पढ़ लेनी है, बट टीवी में ना, लाइक आई वांट टू बी इन टीवी और फेमस। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फैमिली में ना, मतलब ये अच्छी बात नहीं होती, और ना फैमिली में कल्चर है, और सब बुरा समझते हैं। मतलब बचपन से ही उन्होंने ना मतलब मना कर दिया था। तो फिर मैं ना हर 1-2 साल बाद थोड़ा करके बोल देती थी नहीं मुझे तो यही बनना है, मुझे तो यही बनना है। फिर जब मैं कॉलेज में हुई तो फिर मुझे डांटे, क्योंकि बड़ी हो चुकी थी, तो फिर मुझे इस बात पे डांट पड़ी थी प्रॉपर। फिर यूनिवर्सिटी में आई तो फिर मैंने ना एग्जाम्पल्स देती थी कि अच्छा वो मेरी क्लास में लड़की है ना, वो पार्ट टाइम मॉडलिंग कर रही है। अच्छा वो फिर हमारे नेबर्स में एक लड़की थी, शी स्टार्टेड एक्टिंग। तो फिर मैंने कहा वो देखिए आप लोग मना करते हैं, देखिए उसके बाबा भी एयरफोर्स में, उन्होंने अपनी बेटी को अलाउ किया है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कह के ना आई वॉज एबल टू चेंज देयर माइंड। मतलब फिर जब फिर उन्होंने कहा अच्छा पढ़ाई ख़त्म कर लो फिर देखेंगे। फिर जब पढ़ाई ख़त्म हो गई ना, फिर मैंने कहा अच्छा अब तो दे दें इजाज़त। तो वो एक टाइम आया, फिर जब उन्होंने देखा कि और लोग भी अपनी बेटियों को अलाउ कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं। और फिर थोड़ा सा इंडस्ट्री का कल्चर भी टाइम के साथ साथ बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो फिर मुझे भी ना, जैसे इन्होंने कहा ना, थोड़ी बगावत करनी है, मतलब रिस्पेक्टफुली। तो फिर एक टाइम आया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अब देखिए लड़कियां क्या करती हैं, वो ना जो है ना, उसको ना तो देखिए फाइनल होती नहीं है। मैं ना को फाइनल नहीं कहती, स्पेशली पेरेंट्स की हो गई या इन लॉज की हो गई। आपने ना कहा है, हम दोबारा से आते रहेंगे, बार नई एप्लीकेशंस हम सबमिट करते रहेंगे। शायद दुनिया में आपने किसी भी चीज़ में चेंज लेकर आने हैं, जैसे पाकिस्तान भी बना था, पाकिस्तान इंडिया जब अलग हुआ था, या ब्रिटिश का रूल था, तो ऐसे थोड़ी था। उन्होंने पहली बार तो नहीं कहा था ना, उसके बाद आपने आहिस्ता 100 डिफरेंट तरीकों से बगावत करके फिर आपको मिली है वो चीज़। तो प्लीज़ लड़कियां बगावत करना सीख लें, बहुत प्यार से, रिस्पेक्टफुली, थोड़ी करके बगावत करनी, एक्सेप्ट नहीं करना। अगर किसी ने मना किया आप एक्सेप्ट ही नहीं करें उस बात को।
सारे माँ बाप इसके खिलाफ हो जाए। वही तो मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखिए हमने कहा रिस्पेक्टफुली आहिस्ता आहिस्ता करके ना अपना हक लेना है। अच्छा क्या लिखा है? फायर ना करना, फायर ना करना। अच्छा अच्छा फायर, मैंने कहा कि मेरे दिमाग में गोली आ रही थी। अच्छा इसमें ये था कि मैं अंग्रेजी में कहते हैं पीपल प्लीजिंग, उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे। मेरी थोड़ी सी पर्सनालिटी इस तरह की थी पहले कि मुझे जैसे आप भी कि लोगों को खुश करना है, बस कैसी लोगों को खुश करना है। और अगर खुद तकलीफ में आ जाओ लेकिन दूसरों को अगर बुरा लग जाए ना तो फिर टेंशन हो जाती है। तो ये मेरी पर्सनालिटी थी और ये चल गई, एक्टिंग में भी चल गई। एक्टिंग में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ड्रामे मिले, सब हुआ। जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो फिर भी मैंने ये किया, मैंने कहा कि लोगों को खुश करना है। आगे से जो बंदा कह रहा है अगर सैलरी इंक्रीज मांग रहा है तो आप दे दें। अगर कोई बेचारा, जैसे आपने भी कहा ना कि मैं जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हेल्प, तो मैंने भी ये करना शुरू कर दिया कि जिन बेचारों को कहीं नौकरी नहीं मिल रही, जो काम में बुरे हैं, उनको हायर कर लिया। राइट, अब ऑब्वियसली आपने हायर तो कर लिया, वो तो सत्यानाश कर रहे हैं आपके काम का, और उनको मैंने फिर टाइम पे फायर नहीं किया। मेरी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अगर आगे से कोई भी बंदा, और ये सिर्फ मैं एम्प्लॉयज़ की बात नहीं करूँगी, मैं दोस्तों की भी बात करूँगी, कोई भी बंदा जो आपको टॉक्सिक लगता है ना, तो आपको जल्दी उसको जिंदगी से फायर करना, जल्दी फायर करना है। अगर आपने जल्दी फायर नहीं किया तो होता ये, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है कि वो एक बंदा जो होता है ना, वो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया, वो होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी एबिलिटी है और आपने स्पॉट कर लिया है कि कोई बंदा गलत है, अगर जैसे मेरी टीम में हो गया, अब मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर मुझे दिखता है कि मेरी कंपनी में कोई एक पर्सन है जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव एनर्जी के साथ आता है, काम भी अच्छा नहीं करता, उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि यार क्या मुसीबत है, क्यों हम काम कर रहे हैं, ये देखो चाय भी गंदी है और ये देखो एसी भी सही नहीं चल रहा। ऐसे बंदे का जैसी मुझे रिपोर्ट मिलती है तो उसकी आप काउंसलिंग करें। काउंसलिंग के बाद वो सही नहीं हुआ, उसी वक्त गुड बाय। आपने क्या किया, ये बात लोगों को लगेगा कि भाई कोमल बड़ी जालिम है, या कुछ लोग काम करने नहीं आते, कुछ लोग नेगेटिविटी फैलाने आते हैं, उनकी नेचर होती है और वो जहाँ भी जाते हैं वो ये बुराइयां चुनते हैं। वो अपने कुछ, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, वो अपना कुछ अच्छा पॉजिटिव दे नहीं सकते, तो वो कहते हैं चलो यूनियन बनाओ। और वो बताओ क्या करते हैं, जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, वो उससे जेलस होते हैं और वो उसको नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने टाइम एंड टाइम अगेन देख लिया कि नेगेटिव लोगों की ये खासियत है कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको किसी तरीके से नीचे लेकर आना। तो एज अ बॉस देखिए मेरे पास तो इतनी पावर है कि मैं उस पर्सन को निकाल सकती हूँ। लेकिन लेट्स से जैसे ड्रामा सेट्स हो गए या आप कहीं काम करते हैं जहाँ पे आपके पास पावर नहीं है उस बंदे को फायर करने की, तो आप क्या करें, मेंटली फायर कर दें उसे। मेंटली आप किस तरह फायर कर सकते हैं कि आप उससे दोस्ती ना रखें, आप पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करें। तो ये जो है मैंने अब मेरी बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री है और मैं इमीडिएट एक्शन लेती हूँ जब मुझे कोई नेगेटिव पर्सन मिलता है। वेरी गुड। Didn't seek medical help on time. अच्छा, हम अक्सर करते हैं बहुत सी चीज़ें ना हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे साथ इश्यूज होते हैं और सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, पालते हैं भी करते हैं और समटाइम्स इग्नोर भी करते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे साथ कोई मसला भी है। तो बचपन में मतलब एक टाइम ऐसा था, आई वॉज इन ग्रेड 8-9, तो मेरे नाक में ग्लैंड्स बढ़े हुए थे, तो मेरी कॉन्स्टेंटली नाक बंद रहता था, बहुत ज़्यादा बंद रहता था। तो कोई स्प्रे यूज़ कर लिया तो ठीक हुआ, वरना बंद रहता था। अच्छा, मैं हो गई थी बहुत चिड़चिड़ी और घर वालों से लड़ती थी, मिसबिहेव भी करती थी, बहन भाइयों को भी मैं अपने छोटे बहन भाइयों के हर चीज़ से इरिटेट होती थी। वो खेल रहे हैं और मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, लाइक बिल्कुल नॉर्मल वो खेल रहे होते थे। तो मैं तकरीबन 2 साल मैंने बहुत तंग किया और जब मैं मिसबिहेव करने लग गई तो देन माय पेरेंट्स स्टार्टेड थिंकिंग कि यार कोई मतलब मसला तो नहीं है, मे बी मतलब वी नीड टू टेक हर टू अ साइकेट्रिस्ट। तो मैं 9th क्लास में थी, बहुत छोटी थी, और मेरे पेरेंट्स ना मुझे फिर फर्स्ट टाइम लाइक साइकेट्रिस्ट पे लेके गए थे। अब उन्होंने देखा कि इतनी यंग बच्ची है, आई है, इसके पेरेंट्स इसको लेके आए हैं, तो क्योंकि यूजुअली एक ट्रेंड भी नहीं है साइकेट्रिस्ट पे जाने का। तो खैर उन्होंने मुझसे तकरीबन 45 मिनट्स आराम से बैठ के बात की, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे अबाउट माई रिलेशनशिप विद माई सिबलिंग्स, घर पे मैं अपनी स्कूल में फ्रेंड्स कैसी हैं मेरी, सब कुछ पूछा। फिर उसके बाद और भी बहुत सी चीज़ें पूछी, तो उसमें मैंने उनको ये भी बता दिया नाक बंद रहता है। फिर उन्होंने पूरा इंटरव्यू लेने के बाद मेरे बाबा को कहा कि फ़िलहाल तो शी डज़ नॉट हैव एनी मेंटल इलनेस कि मैं इसको कोई दवाई लिख के दूँ, शी इज़ वेरी मच नॉर्मल, बट टेक हर टू एन ENT स्पेशलिस्ट बिकॉज इसकी नाक बंद रहती है, ये उसकी वजह से चिड़चिड़ी हुई हुई है। और ये जो इस तरह मतलब क्योंकि मैंने इससे इतना
ज़्यादा टाइम देके इतनी लंबी बात की है, तो उसमें मुझे पता चला है कि इसकी नाक तुम बंद सो भी नहीं रहती पाती होगी उसकी वजह से। सो भी नहीं पाती थी, और पाकिस्तान का वेदर ऐसा है, लाइट्स हमारी बंद हो जाती हैं, तो आपको इतनी गर्मियों में इरिटेशन हो रही होती है इस चीज़ की वजह से। और मैं तकरीबन 2-2.5 साल से सफ़र कर रही थी, तो उन्होंने कहा था इसको ENT स्पेशलिस्ट पे लेके जाएं, वहाँ से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो फिर आप मेरे पास दोबारा लाइएगा, बट फ़िलहाल इसको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, शी इज़ परफेक्टली नॉर्मल। फिर मैं ENT पे गई, फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा बोन तो नहीं बढ़ी हुई बट ग्लैंड्स बढ़े हुए हैं एंड थोड़े ज़्यादा हैं, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मेरे उन्होंने सर्जरी की जनरल एनेस्थीसिया दे के, और फिर उसके बाद जब मैंने रिकवर किया तो आई स्टार्टेड ब्रीदिंग अगेन, वो एक सुकून वाला सांस आने लगा और मेरा बिहेवियर भी इम्प्रूव हुआ। देखा कि मतलब लाइक कितना ज़रूरी है हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना अगर आपको कोई नॉर्मल बिहेवियर नहीं लगे अपने बच्चों में, मियाँ में, बीवी में, किसी में भी जो आपके घर में है, तो आपको थोड़ा सा वाकई बहुत ज़रूरी है ये पता चल गया ना, वरना पर होता कि तुम चिड़चिड़ी ही मशहूर हो जाती, पूरे चिड़चिड़ी मशहूर हो जाती, सही वक्त पे लेकर गए, पेरेंट्स से मिसबिहेव कर रही थी, शायद मैं पूरे खानदान वालों से मिसबिहेव करने लग जाती और वो एक बुरा इमेज बन जाता मेरा, और रिलेशनशिप्स आपके फैमिली के साथ इफेक्ट होते हैं, क्योंकि और वो तो कोर तक पहुंच गई ना, डॉक्टर जो कि एक्सपर्ट है वही तो पहुंची कि इसको ENT स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। और इस वक्त हम आपको ब्रेक पे लेके जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज ये सब अपनी गलतियाँ शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, और इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। अब क्या है निदा, तुम्हारा है गोल्ड बाइंग। इससे पहले कि तुम बताओ, मैं वो जो सारी बच्चियाँ हैं जो अपनी शादी पे मैचिंग जेवर बनाना है और वो नगीनों वाले जेवर उठा लेती हैं जिसमें मैचिंग फिरोज़ा या मैचिंग नग लगे होते हैं, रूबी शूबी, ये मैं उनको बता दूँ कि बेसिकली गोल्ड का सेट बाई किया जाता है एक इन्वेस्टमेंट के लिए, और जब आप बहुत जड़ाओ जेवर गोल्ड का ख़रीदते हैं और जब आप उसे बेचने जाते हैं, कभी आपको ज़रूरत पड़े, होता है कभी ज़िंदगी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है या बिज़नेस शुरू करना है कुछ, तो आपके पास क्या होता है, गोल्ड का जेवर होता है जो आपको शादी पे सेट मिला होता है। जब आप उसे बेचने जाते हैं तो आपको बहुत अच्छी रकम नहीं मिलती, क्योंकि सारी तो मेकिंग में सारा वो ज़ाया हो जाती है मेकिंग। तो सॉलिड अगर आपको जेवर अगर बनाना है मैचिंग, तो वो चांदी का पानी चढ़ा हुआ बनाएं, और अगर आपके पेरेंट्स का बजट है तो उस पर सॉलिड गोल्ड का कोई सेट आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब तुम बताओ अपनी गलती। जी, तो मैं गई हुई थी उम्रा करने के लिए, तो हमारा जो मक्का से करीब में ही होटल था, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारी शॉप्स होती है, उसमें बहुत सारा सोना लगा हुआ होता है। हाँ। अच्छा, मैं रोज़ाना वहाँ से गुजरते हुए मेरे माइंड में आता था कि मैं ना सेट ले लूँ, बहन की शादी के काम आ जाएगा या कुछ ना, रोज़ाना जाते हुए, और वो रोज़ाना बुला भी रहे होते ना, आए आए आए, देखें और यल्ला हबीबी और सब कुछ करके लगा होता है, आपको लगता है वाह यार, और बड़े बड़े से सेट और शदीद येलो, और मुझे लगता था बिल्कुल प्योर सोना है और सऊदी अरेबिया का है, और मतलब लाइक बहुत बहुत ऑथेंटिक होगा। तो मैं गई भी थी अपने मामू और ख्वाजा के साथ, तो मेरे पास जितने पैसे थे उस वक्त, आई थिंक 400 रियाल या 500 रियाल इस तरह से कुछ था, तो मैंने उसका एक सेट ले लिया। अब मैंने ले लिया, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, हम वहाँ से मदीना गए, उसके बाद फिर मैंने घर से एक बजे के पैसे आने थे, वो भी टाइमली नहीं आए, और मुझे बड़ी मुश्किल हुई, और मैं घर पे लेके आ गई, तो वो पता चला कि वो जो सारा सोना था वो ख़राब सोना था, मतलब लाइक वो मोल्ड हो जाने वाला। क्या करते थे वो लोग फैला के बनाते हैं। हाँ, गोल्ड को ना अगर आप फैला के बनाते हैं तो कम पैसों में ज़्यादा बड़े सेट बन जाते हैं। सो बेसिकली वो यही होगा, तभी वो मोड़ा तोड़ा होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत फैला के नेक्स्ट डे हम लोग मदीना चले गए, उसके बाद भी मुझे फील होना शुरू हुआ कि ये कैसा हो रहा है। उसकी एक रिंग थी, वो बिल्कुल मोल्ड हो रही है और तेरी मेरी हो रही है, और फिर मैं जो हूँ क्या, मैं उसको चेंज भी नहीं करवा सकती थी, क्योंकि अब तो वहाँ से आ गए। तो ये मैंने सीखा कि कहीं पे भी आप जाएं, फ़ौरन से इस तरह की कोई चीज़ ना खरीदें जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो। बिल्कुल, वरना वो चीज़ आप ना ही किसी काम की होती है और आपके सारे पैसे अपने मुल्क का करें तो ज़्यादा बेहतर। मैं तो हमेशा सुना था कि यानी उधर जाके गोल्ड खरीदना चाहिए, मैं तो बचपन से ये बात सुनी हुई थी, मैंने की नहीं अभी तक, लेकिन मेरे लिए भी ये शायद गोल्ड के बिस्किट या चूड़ियों की होती है, मैंने सुना है जिस चूड़ियाँ होती हैं, लेकिन नॉर्मल आप चलते फिरते किसी नॉर्मल लोकल शॉप से नहीं लेना चाहिए। आप देखो एक आपका भी गोल्ड जो आपके खानदान जहाँ से खरीद रहा होता है ना, सुनहारा, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे फैमिली सुनहारे भी होते हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट होता है कि ये आपको अच्छा ही वो देंगे। तो वहाँ का मैंने सुना है दुबई का या सऊदीया का कि चूड़ियाँ जो है ना वो सॉलिड गोल्ड होता है,
तो वो आपको मतलब मुझे लगता है खरीदनी जब ये कॉन्सेप्ट भी होता है ना कि वहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाएगी, तो फिर बहुत सारे शॉप्स ऐसे भी होते हैं जो कि उनको पता होता है कि कहीं से लोग आ रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है देखो, एक और उनको ज़माना आप था गलत सोना दे सकते जब हमारी दादी नानी जाते थे ना हज उम्रे पे, वो जमाना था बड़ा क्लियर जमाना। तो वहाँ पे ये था कि चीज सऊदीया से गोल्ड लेकर आए हैं या दुबई का गोल्ड है। अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना अच्छा एयर जब ये सुन के लोग ना जो कि जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती तो वो यही करते ना, सुन रखा है कि अच्छा वहाँ का सोना बड़ा अच्छा है तो जा के ले लिया, और वहाँ के लोगों को भी पता है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, आ जाएंगे और ये लोग लेके चले जाएंगे, ये वो हमें वो भी नहीं करेंगे कि वापस आके के जो है ना सोना गलत है, क्योंकि वो तो टूर पे आए हुए हैं, टूरिस्ट हैं, तो वो वापस भी नहीं करवा सकते, तो उनके लिए तो ये बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोगों को लूट सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना पहचान होती है, बहुत गोल्ड की हर चीज़ की बहुत पहचान होती है जो खरीदते हैं। अच्छा, ये क्या प्रॉपर्टी नहीं बनाई, इसके सारे बेचारी के दुखड़े जो है आज मैं दुखड़े लेकर आई हूँ। देखिए हर वक्त मैं अच्छी चीजें नहीं लाती, हर वक्त बम नहीं फोड़ती, लेकिन ये वाली बात ये सारे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत रिलेटेबल है। तो ये रिग्रेट तो मुझे है कि शुरू से लेके अब तक मैं, जब मेरे बड़े मुझे कहते थे, अब उस वक्त इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं थी लेकिन कमाते अच्छा थे, फिर उधर ट्रैवलिंग कर लो, ये फलानी चीज खरीद लो। अच्छा मजे की बात है, ट्रैवलिंग भी उस तरह की नहीं की ना, पता नहीं कहाँ उड़ा दी है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। उड़ाए हैं, शॉपिंगों पे उड़ाए हैं, उधारों पे उड़ाए हैं, लोगों को देने पे उड़ाए हैं। वाकई मैं वो थी कि अपने फैमिली में सबसे प्रोमिनेंट फिगर, जिसमें सारे कजन्स पे अपने पैसे लुटाना, पेट्रोल भी अपना खर्च करना, गाड़ी भी अपनी करनी, ड्राइवर भी खुद बनी हुई, पिकअप एंड ड्रॉप भी खुद करना, और उसके बाद पैसे भी अपने उड़ाना, खाने पीने पे। लेकिन देखो तुम्हें उससे खुशी मिलती थी ना, बहुत मिलती थी, तो सुकून मिलता, हर किसी को हर चीज से जिससे खुशी मिलती है उसको करनी बहुत। अब जैसे मुझे हौका है, जैसे एक रोजेदार को हौका होता है ना कि रोजा खुला और मैं सब कुछ खा लूं, लेकिन वो बस एक खजूर और एक गिलास पानी में ही पेट भर जाता है। तो मेरा वो वाला हौका है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे मेकअप का हौका है। ऑल्दो मुझे जरूरत हो या ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कोई एक अच्छा लिप पेंसिल भी अगर देखूंगी ना तो मैं कहूँगी या ये मुझे मेरे पास होनी चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे ये लेना है, ये मुझे हौका है। पता नहीं क्यों मैं मेकअप पे इतना इन्वेस्ट करती हूँ, हालांकि इसमें कोई मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन वो मुझे शौक है और मुझे सुकून मिलता है वो लेके। तो वो उस पर मैं बहुत पैसा खर्च करती हूँ। मैं परफ्यूम्स का मुझे बड़ा शौक है, मुझे बैग्स का शौक है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, ये जो है ना कि प्रॉपर्टी नहीं बनाई, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, हम लोगों की जनरेशन या हमारे पेरेंट्स जो थे वो लोग कहते थे कि प्रॉपर्टी बनाओ, फलाना करो, पूरी जिंदगी कुड़ के जियो, लेकिन भाई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और बुढ़ापे में वो घर बनाते थे, जमा करते जोड़ते बुढ़ापे में घर बनाते थे, उसके बाद बच्चों के नाम करके मर जाते थे। तो आजकल की जो जेनजी है ना, आजकल की जो जनरेशन है, इसका कॉन्सेप्ट चेंज है। ये नहीं सोचती कि हम बुढ़ापे तक पैसे कमाते रहे, पागलों की तरह पैसे कमाते रहे और उसके बाद जो है मर जाए। नहीं, हम किराए के घर में रह लेंगे, अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखेंगे। हाँ, हम ये भी नहीं करेंगे बिल्कुल फैक्ट पाके करें। तो आजकल की जेनजी की जहनियत अलग है, हमारी जहनियत और हमारे माँ बाप और हमारे जो आबा जाते हैं उनकी जहनियत। मेरे ख्याल से मैं आजकल की जहनियत में 80s में पैदा हो गई थी। जो मैंने ये सोचा कि भाई जो नसीब में होगा वो अपने नसीब का बन ही जाएगा। फिलहाल जो अच्छा, मैं पास्ट में नहीं रहती, मैं फ्यूचर का इतना नहीं सोचती। देखो मैं प्रेजेंट में रहने वाला इंसान। आजकल हम देख रहे हैं 40 साल 35 साल के लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, वो मर गए। एग्जैक्टली। तो जो जेनजी है ना, वो कहती है कि आपको प्रेजेंट में भी जीना है। आप सेंध के हमने भाई प्रॉपर्टी खरीदनी है, फलाना खरीदना है, सेंध के आप जो है पूरी जिंदगी रगड़ के चप्पलें घिस के जिए और उसकी आपकी जिंदगी कितनी आपको नहीं पता। तो आजकल का लोगों का ये भी डिफरेंट वो है, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, कि इन्वेस्ट करें। लोग कहते हैं कि अगर प्रॉपर्टी में आपने 1 करोड़ रुपए फंसाए में तो आपने क्यों फंसाए में, उसके बदले उसका बिजनेस करना चाहिए, उसका इतना रिटर्न आ जाएगा कि आप जो है वही आपसे कह रही हूँ, बिजनेस मैंने एक जगह प्लॉट लेके अपने पैसे फंसाए हुए और वो बिक नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज है, वहाँ पे पानी के इश्यूज है, वहाँ पे तो किराए पे रहते हैं। मुझे जो रिग्रेट है वो उसका है कि वो जो घर था वो मेरे बारे में भी था और वो था भी बहुत अच्छा। अगर उस वक्त मैंने थोड़ा सीरियसली अम्मा की बात को ले लिया होता और मैंने उससे वो घर लिया होता तो वो आज घर मेरे बच्चों का नाम का होता। तो वो जब से माँ बनी ना, तब से इस रिग्रेट को मैंने ज़्यादा महसूस किया, क्योंकि उस वक्त मैं शायद खुद ही अपनी माँ का बच्चा थी, तो इसलिए मुझे इतना फील नहीं हुआ। जब खुद माँ बनी हो तो मुझे हुआ कि नहीं, छत आजकल के दौर में भले 2 कमरे का घर हो लेकिन होना चाहिए। ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सिक्योर होना चाहिए। मेरे हस्बैंड के एक जानने वाले थे, मेरे हस्बैंड बताते हैं किस्सा
कि वो उनको शौक था प्रॉपर्टीज बनाने का, और लिटरली ना वो अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं खरीदते थे इस चक्कर में, बसों में धक्के खा रहे और प्रॉपर्टी बनाते गए और एंड में उनका इंतकाल हो गया। और वो प्रॉपर्टीज किसके लिए छोड़ के गए? क्या किया उन्होंने? सारी जिंदगी ऐसे लिज लिज के जिंदगी गुजारी। किसी को होता है ना एक हौका होता है, ये भी बना लो ये भी बना लो, उनका बस एक मिशन था प्रॉपर्टी बनाना। तो ये तो जमीन का टुकड़ा है तो इधर ही रह जाएगा भाई, बिकॉज एक ही लाइफ है ना, तो आई थिंक बैलेंस रखना चाहिए, थोड़ी बहुत सेविंग्स भी करनी चाहिए बट स्पेंड भी करना चाहिए, एक अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए। रिग्रेट नहीं, लेकिन बस ये है कि उस समय कर सकती थी। अगर मैं वो चीज़ उस वक्त कर लेती तो आज मुझे ये छोटा मोटा भी रिग्रेट ना होता, बाकी चीज़ें तो चली रही थी साथ में, तो वो भी कर लेती। लेकिन आजकल के बच्चे जो ओवर होके ना ब्रांडेड चीजें खरीदने लगते हैं ना, ब्रांड कॉन्शियस तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ओवर होके अपनी गाड़ी खरीद ली, अपनी औकात से बड़ी गाड़ी खरीद ली, किराए के घरों में आपको धक्के खाने पड़ रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, हर साल हर 5 महीने में घर चेंज हो रहा है। तो वो सारी चीजें नसीब की बात फजूल खर्ची ना करें कि ना आपका किस चीज़ पर दिमाग चला जाए और वो चीज़ हिट कर जाए। अब जिन लोगों को लगता था क्रिप्टो बेकार है, पर आज क्रिप्टो की वैल्यू कुछ और ही और आगे का फ्यूचर वही है। सो इन्वेस्टमेंट में मेरे ख्याल में बिजनेस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फुल इन्वेस्टमेंट सोच के बैठी सारी लोग चल नहीं रही कोई इन्वेस्टमेंट, नहीं कुछ चली भी है। अच्छा चलो अच्छा पता है हर किसी का बिजनेस दिमाग नहीं होता, मैं बताऊं, हर कोई नहीं होता, ये कुछ लोग होते हैं। तो आपका कोई आपका एक दोस्त है वो अच्छी शॉपिंग का आइडिया देता है, कोई आपका एक दोस्त है वो अच्छी प्रॉपर्टी खरीदने का आइडिया देता है, कोई आपका एक दोस्त है वो अच्छी जगह घर बनाना या इमिग्रेशन के हवाले से, ये आपकी, ये अल्लाह ताला ने दिया है ना, हम सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। हर किसी मुझे माशाल्लाह आइडियाज देने वाले इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं अमल करने वाली बिल्कुल भी फारिग हूँ। बहुत अकल से पैदल हूँ कि मैंने अमल एक चीज़ पे भी नहीं किया। अच्छा ये क्या ऑनलाइन बुलिंग को सीरियस लेना? हाँ ये भी आई थिंक सिर्फ मैं ऑनलाइन भी कह सकते हैं, नॉर्मली भी कह सकते हैं कि बुलिंग जो है, अगर कोई लेट्स से आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपने उसको आप अपने ऊपर सवार कर लेना कि अगर लेट्स से मैं आपको बुली करती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपका ये जो लाल जोड़ा है ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो आई थिंक ये आपके बारे में कुछ नहीं कहता, ये मेरे इखलाक के बारे में एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी परवरिश के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो मुझे लगता है कि जब मैं छोटी थी तो अगर कोई मुझे कुछ बुरा कह देता था तो मुझे लगता था कि हाय, मैं उसको बहुत सीरियसली लेती थी और मैं अपना दिल मेरा बहुत टूट जाता था। और ये शुरू में जैसे जब आप नए नए एक्टर बनते हैं तो कभी कभी नीचे लोग एक दो बुरे कमेंट्स कर देते हैं तो आपके बहुत दिल पे लग जाते हैं, लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज़ कि ये यमुना ने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी। एक बार क्या हुआ कि हम ड्रामा कर रहे थे साथ, तो उसने बेचारी ने बड़ी तैयार होके पहले वो घर से कुछ कपड़े पहन के आई वेस्टर्न, उसके बाद उसने बनना था बेचारी गरीबी लड़की पूरे दिन, तो घर से वेस्टर्न कपड़े पहन के आई, उसने मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराया, उसके बाद उसने तस्वीर खिंचवा के उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की, नीचे पहले ही कमेंट जो है ना बहुत बुरा आया, लेकिन उसने भी बड़े मजाक में उसने कहा हाँ घर पे पानी नहीं आ रहा होगा, तभी इसने ऐसा कमेंट कर दिया। आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही लेना चाहिए। बुली जो लोग आपको कर रहे होते हैं, भले से वो ऑनलाइन हो या वो कहीं पे भी हो, तो उसको आप दिल पे ना लें, और मैं दिल पे लेती थी, गलत करती थी। अपनी लाइफ बिला वजह में आप ख़राब करें, अच्छी खासी आपकी खुश होने वाली लाइफ है, तो आप खुश रहें। मैंने ना अभी कुछ 2-3 दिन पहले कोई वर्कशॉप देखी जो बाकायदा आपको ये समझा रहे थे कि अगर कोई बुली कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस या आपके मोहल्ले में, आपके घर में भी बुली होते हैं, आप कभी कभार अपने करीबी रिश्तेदार, बिल्कुल। तो अगर आपको कोई बुली कर रहा है, उसने दोनों चीज़ें करके दिखाई कि अगर आपको कोई बुली कर रहा है आप इसका रिएक्शन इस तरह करेंगे तो क्या होगा, और अगर आपको कोई बुली कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल तुमने इसे कहा तुम इसे बुली कर रही हो, ये लाल जोड़ा तो ये फलाना लग रही हो, ओवर लग रही हो, या कुछ भी ऐसे बोल दिया, तो जवाब में ये पता क्या देगी, अच्छा यार ये हाँ मुझे भी लग रहा था कि लाल जोड़ा ज़्यादा, तुम बताओ ना क्या करना चाहिए था, बिल्कुल उस पर पड़ जाए। अच्छा तुम बताओ यार तुम सही कह रही हो, जो बुली करना चाह रहा होगा, जो आपको तकलीफ देना चाह रहा होगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई ये तो बुली नहीं हो रहा, इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं हो रही मेरी बातों से, बल्कि वो उल्टा जो है ये एक गिमिक है, ये एक गिमिक है, ये नहीं कि आप उससे मशवरे ले रहे हैं, आप उसकी बुली को आप उसकी तरफ ही फेंक रहे हैं। इतने पॉजिटिव हो के आपने उसका जवाब दिया। अक्सर जब मुझे कोई बुली करता है या ट्रोल करता है तो कभी कभार मैं भी उसे पर्सनल, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं नहीं अच्छी लग रही होंगी इसलिए तुमने मुझे लिखा ना, अच्छा शो आज अच्छा नहीं हुआ यार, कभी अच्छा करती हूँ, दुआ करना अगली दफ़ा अच्छा करूँ, तो दूसरा और कोई मुझे जवाब ही नहीं दे पाता।
तो मुझे ये वर्कशॉप इतनी अच्छी लगी, बिल्कुल मैंने अपने बच्चों को भेजी, मैंने कहा जो भी बुली कर रहा है ये देखो, ये भी लेकिन ऑनलाइन पे हम नहीं कर पाते ना, स्पेशली जो हम एक्टर्स हैं, ये तो रियल लाइफ में हो सकता है। जब ऑनलाइन हम अपनी कोई तस्वीर लगा दें या हम कोई बात, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कभी कभार ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बुली करने वाले होते हैं उन्होंने ना कोई गुबार निकालना होता है, बिल्कुल गुबार दिमाग में भी नहीं होता कि आप पढ़ लेंगे। हाँ तो जब आप ऑनलाइन वालों को कभी कभार जवाब दे देते ना उनके डीएम पे जाकर, तो ना वो एकदम खबरदार हो जाते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ये नहीं था, वो एक तमीज़ वाली ज़बान में आ जाते कभी कभार, लेकिन अगर किसी ने अपना गुबार निकालना है, क्या बुड्ढी घोड़ी और ये वो इस तरह के मुझे तो बहुत सुनने को मिलता है। नहीं मैंने देखा है, मैं इतनी अपसेट होती हूँ कि यानी लिटरली मुझे तो लगता है कि आप हमारे मुल्क का सरमाया है, यू आर द बेस्ट शो होस्ट एवर, और मुझे समझ नहीं आता कब खत्म होगी या क्या रिटायर होगी, फलाना होगा, ये होगा, पता नहीं क्या क्या बात है। हाँ तो सही है भाई। जब अच्छा मैं आपको बताऊँ ना मैंने क्या देखा है, सबके पास कुछ ना मैंने ये देखा है कि बुलिंग वो लोग फेस करते हैं जो अंग्रेजी में कहूँगी ट्रेल ब्लेजर्स, उर्दू में मैं कहूँगी बुलिंग सबसे ज़्यादा वो लोग फेस करते हैं जो एक काम जो कोई नहीं कर रहा, एक नया काम, एक अच्छा काम जब वो करना शुरू करते हैं ना, जैसे आपका भी शो है, कोई कभी पाकिस्तान में इतना लॉन्ग स्टैंडिंग, इतना लंबा, इतना अच्छा शो किसी ने किया ही नहीं है। तो जब आप उस पॉइंट पे जाते हैं ना, तब जाके लोग आपको बुली करते हैं। अच्छा मजे की बात ये कि जब मैं एक्टिंग, जेलसी फैक्टर आ जाता है, जेलसी आ जाती है, तो किसी की कामयाबी नहीं देखी जेलसी जाती है, ये जेलसी है। और ये जो देख भी रहे वो भी ये रियलाइज कर ले कि जब आप लोग ये कर रहे होते हैं ना किसी के बारे में, प्लीज अपने अंदर देखें कि आपको इतनी ज्यादा हसद क्यों हो रही है और जेलसी क्यों आती है। जेलसी आपको तब आती है कि आप असल में सोच रहे होते हैं कि काश मैं भी ये हो सकती, तब आप जेलस होते हैं और आगे के बंदे को अटैक करते हैं। आप ये कर सकते हैं कि जब आपको जेलसी महसूस हो तो आप दुआ करें कि काश अल्लाह मियाँ मुझे भी ऐसी मुकाम चीज़ तक से पहुंचाए। रोजाना नवाज दें। इतने सालों से डेली आके अपना तो मैं एनर्जी तो जनरलाइज कह रही थी। नहीं लेकिन ये जेलसी है, बिल्कुल सही आपको बात है। खानदान में भी कोई ना कोई बुली करता है, तो वो जेलसी है, वो जेलसी है जो बुली करता है। अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे ना कभी कोई इतनी खास बुलिंग नहीं रही, मैं बड़ी सीधी सादी, ज़्यादा कोई किसी से ज़्यादा इतनी दोस्त भी नहीं बनाए, कभी उलझी भी नहीं किसी से, तो कभी बुलिंग हुई नहीं और शोबिज़ में अच्छी रेपुटेशन रही और अच्छे से रहा और कुछ भी नहीं हुआ। कि जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है ना, आई थिंक जितना निदा को मिला है उसका आधा तो मुझे भी मिल चुका है जब से मैंने बिजनेस शुरू किया है। और मैं परेशान थी कि मेरे ऊपर तो कभी कोई ज़िंदगी में कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई है, राइट, लाइक ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई कि कोई मुझे किसी के साथ मिला दे, कोई बात कह दे। लेकिन बिजनेस में निदा, ओ माय गॉड, जब से मैंने बिजनेस शुरू किया, अब 6 साल हो चुके हैं, हर 3-4 महीने में और हर ईद पे कोई ना कोई ऑनलाइन मेरे बारे में कोई बात लिखी हुई होती है। वो ऑब्वियसली आप लोग तक नहीं पहुंच पाती होगी, लेकिन जो आम आवाम है, कोई जोड़े में अगर कोई एक छोटा सा भी सुराख आ गया, कोई गलती होगी जिसका हमने रिप्लाई भी कर दिया है कि हम जो एक्सचेंज कर देंगे, हम सब सही कर देंगे, लेकिन वो और बाकायदा ग्रुपों में। उसका मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। जी, उसका जवाब ये है कि कुछ भी कहो, शोबिज़ में होने की वजह से तुम बहुत जल्दी माशाल्लाह कामयाब हो गए। तो जैसे शोबिज़ में होने के एडवांटेजेस भी हैं, तो शोबिज़ में होने के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो बहुत सारी ऐसी ब्रांड्स हैं, मैंने 10,000 दफ़ा नए लोगों को ट्राई किया है, इतने घटिया कपड़े बना के बेचते हैं और जो है वो ब्रांड्स हैं, तो उनको कोई कुछ, क्योंकि उनके ब्रांड को कोई जानता ही नहीं, उनको साल 12-12 साल हो गए उनकी ब्रांड के बारे में नहीं पता। माशाल्लाह तुम जल्दी कामयाब हो गई हो, तुम्हारी कपड़ों की वजह से भी, मेहनत की वजह से भी और तुम्हारी शोबिस की वजह से भी। सो एडवांटेजेस हर चीज़ के और डिसएडवांटेजेस। अच्छा लेकिन जब मैं एक्टर थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था, एक्टर भी थी तो माशाल्लाह जल्दी सक्सेस मिल गई थी, लेकिन कोई ऐसी बुलिंग मैंने फेस नहीं की। मैंने असल बुलिंग फेस की तुमने तुम जो हो, तुम ज़्यादा फिर अपना फोकस उसमें ले गई ना। लेकिन अच्छी खासी 4-5 साल मैंने दबा के एक्टिंग भी की है। जब तुम एक्टिंग कर रही थी ना, ये बुलिंग अब ज़्यादा। मैं आपको इसकी वजह बताऊँ, मैं आपको इसकी वजह जो मैंने बहुत बैठ के सोची, मैंने यही सोची है, इट इज़ जस्ट जेलसी। देखिए मैं आपको सच बताऊँ, एक्टिंग से बहुत सारी लड़कियाँ एक्टिंग के बारे में तो ड्रीम भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एक्टिंग की तो घर पे इजाज़त ही नहीं है बेटा, शादी नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला, इतनी कंजर्वेटिव फैमिली से आ रही है, तो वो उनका ड्रीम भी नहीं है। लेकिन बिजनेस जो है ना, और कपड़े बनाने का, बुटीक और फैशन, उसका बहुत सारी लड़कियों का ड्रीम है।
तो मैंने बहुत ज़्यादा जेलसी फेस की, बहुत छोटी छोटी बातों पे। कभी कोई ब्लॉगर होती है, कभी कोई कस्टमर होता है, कभी कोई कुछ होता है, और मैं बहुत ज़्यादा शुरू में बहुत हर्ट हो जाती थी। और उनको आपकी लाइफ इजी लगती होगी ना कि एक्टर है और इसको जो है एक्टिंग की वजह से इसको बड़ा अच्छा मार्जिन मिल गया और ये इतनी आगे आ गई, हम नहीं आ सक रहे बिकॉज हमारे पास वो वाला प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। इनकी गलतियां इन्होंने सीखा, आप भी सीखिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इनकी गलतियां इन्होंने सीखा, आपकी गलतियों से आप सीखेंगे, लेकिन इनकी गलतियों से भी कुछ सीख लें। सो अब हम हेरा की तरफ चल रहे हैं। हेयर ट्रीटमेंट एट होम। हाँ, ये बचपन में बहुत ऐसे किया हुआ है बिकॉज कर्ली बाल थे तो मुझे हेयर स्ट्रेटनिंग का इतना शौक था। हेयर स्ट्रेटनर्स वगैरह लिए पहले, बट हेयर स्ट्रेटनर्स में ना थोड़ा टाइम लगता है बाल स्ट्रेट करने में। तो आई लिटरली व्हाट आई डिड वाज दैट, मैंने अपनी बहन के साथ मिलके कहा कि इस्त्री करते हैं, बाल जल्दी हो जाएंगे और डेड स्ट्रेट हो जाएंगे, जैसे वो रिबॉन्डिंग नहीं हुई भी होती। तो मैंने इस्त्री किए थे अपनी बहन के साथ मिलके, विच इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि जो हेयर स्ट्रेटनर्स होते हैं ना उनकी प्लेट्स होती हैं टाइटेनियम की या सिरेमिक की होती हैं, और जो आयरन होता है, फ्लैट आयरन जो कपड़े इस्त्री करने वाला होता है, वो एक तो गर्म भी ज़्यादा होता है, उसमें टेम्परेचर कंट्रोल इतना नहीं होता, हेयर स्ट्रेटनर का टेम्परेचर कम होता है, और वो डायरेक्ट आयरन लग रहा है आपके बालों पे, तो वो उससे तो बिल्कुल डेड स्ट्रेट हो गए। बट इतनी गंदी स्मेल आती है जलने की। बट आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम के कितने अच्छे स्ट्रेट हुए हैं और जल्दी हो गए हैं। मतलब हेयर स्ट्रेटनर में मुझे 45 मिनट्स लगने थे और फ्लैट आयरन से, ये कपड़ों वाले आयरन से 10 मिनट्स में हो गए हैं। बट उससे इतना डैमेज होते हैं ओवर द टाइम। तो ये हरकतें बचपन में की हुई हैं। फिर एक बार ये था कि लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती होती थी, तो 1-2 पॉकेट मनीज जमा करके तो पहले हेयर स्ट्रेटनर ले लिया। फिर रिबॉन्डिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी उस ज़माने में, तो वो पॉकेट मनी इतनी नहीं हो रही थी कि मैं रिबॉन्डिंग करा लेती। तो मैंने कहा कि यार ये पैसे इतने तो जमा हो गए हैं कि रिबॉन्डिंग वाली जो क्रीम है ना वो आ जाएगी। तो मैंने अपनी एक कज़न से कहा कि ये क्रीम ख़रीद के ले आओ, हम घर पे कर लेते हैं, सैलून नहीं जाना पड़ेगा। तो वो ना क्रीम एक क्रीम ख़रीद के ले आई पॉकेट मनी से, और फिर हमने कहा चलो अब घर पे करते हैं। तो वो फिर हमने जब घर पे करना शुरू की, एक तो इतने ठीक से आती नहीं थी, उसको थोड़ा बहुत पता था कि कैसे होती है, तो हमने की, तो वो बीच में क्रीम भी ख़त्म हो गई, और क्योंकि वो पूरी नहीं थी, एक ही, और हाँ मेरे बाल ज़्यादा थे, बहुत लंबे थे, और वो क्रीम ख़त्म हो गई, तो मेरे आधे बाल स्ट्रेट हो गए थे और आधे कर्ली थे, मतलब वो बीच के हो गए थे। नहीं, इट डिड नॉट वर्क। इस साइड के तो मेरे पूरे कर्ली रह गए थे, इधर के स्ट्रेट हो गए थे, और जो स्ट्रेट हुए थे ना वो भी इतने अच्छे नहीं हुए थे, मतलब प्रॉपर नहीं हुए थे, उल्टा झाड़ू बन गए थे। मतलब वो ना स्ट्रेट थे, ना कर्ली थे, ना वो कोई खूबसूरत वाले वेव्स थे, वो बहुत ही ख़राब हो गए थे। फिर ये जब मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा था तब की बात थी। तो फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैं चुटिया बना के जाती थी, ताकि मेरे बाल जब तक पता ना चले कि ये कर्ली है, स्ट्रेट है, ख़राब हुए हुए हैं, तो वो चुटिया में बनाती थी। बट स्टिल एवरीबडी थॉट के काफ़ी रफ से हेयर है, अजीब से, बट ये चुटिया बना लेती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़े से नीचे आ गए ना, नए बाल आ गए, तो फिर वो मैंने कटवा लिए, फिर वो ठीक हो गए। तो इस तरह की हरकतें बचपन में बहुत की हुई हैं। याद नहीं है? आप देखें बच्चों को फ्रिंजेस काटने के चक्कर में इतनी ऊंची काट देती है लड़कियां जो होती हैं, फ्रिंजेस के चक्कर में कटोरा कट और लैशेस काट देती हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें करती हैं लड़कियां भाई आजकल तो बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, वो रो रही होती है, उन्होंने फ्रिंजेस काट ली। मैंने बचपन में एक हरकत ऐसे की थी कि मेरी अम्मा सोची थी, अच्छा मेरे बाल हमेशा से डेड स्ट्रेट रहे, तो मेरी अम्मा मुझे कहती थी चक्की वो डॉल थी ना, चक्की तो वो मुझे चक्की टाइप कहती थी, और तो वो नीली आंखें और फ्रेंच कटे हुए, लेकिन वो कह रही है ये अजीब क्यों लग रही है। हाँ। तो वो मेरे अब्बा का रेजर, वो शेव बना कर आए होंगे रेजर, मैंने एक आईब्रो अपनी ना उड़ा दी, तो वो कह रही है कि मुझे पता नहीं क्यों इतनी अजीब सी क्यों लग रही है ये, मुझे लग रहा है कुछ किया है, चक्की जैसी लग रही है लगे। तो पता चला वो जब गौर से देखा तो मेरी तो वैसी ब्लॉन्ड आई, मैंने वो रेजर, और शुक्र मैंने काट नहीं लिया अपने आप को, इतने तरीके से काटी कि पूरे टंग कर उड़ा दूं। मैंने डैडी तो ये कर रहा था तो मैं भी उड़ा दूं, यहाँ तो कुछ है नहीं तो यहाँ उड़ा दिया। तो मैं इतनी मतलब ऐसी हरकतें बच्चे करते, तो मैंने बड़ी ऐसी हरकतें की है। बहुत की है। ठीक है, हेयर डाई, आने दा, वो हेयर से रिलेटेड ही आ गया। तो एक सैलून का ही पीआर था, तो मैंने भी अपना हेयर लुक चेंज कराना था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फेमस नाम है, तो मैं चली गई, तो वो टर्किश हेयर स्टाइलिस्ट था, तो मैं गई, मुझे लगा हेयर कलर में वही 2 आवर्स लगेंगे 3 आवर्स लगेंगे, जो मैं लेके गई थी शेड, उन्होंने वो शेड तो किया नहीं, क्योंकि जब आप पीआर पे जाते हैं ना अपने वो टिप्स दे रहे होते हैं, नहीं आप ये करा लें वो करा लें, बिकॉज उन्होंने अपना एक हेयर लुक शो करना होता है।
तो मैं थोड़ा सा ब्राउन में लेके गई थी शेड, बट उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं सूट करेगा। वो टर्किश था, उसको आधी बात समझ भी नहीं आ रही थी मेरी। नो दिस इज़ नॉट गुड, दिस वो मुझे एक स्पेसिफिक कलर के ऊपर मुझे फोर्स कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, वही पीपल प्लीजिंग और वो वाला सारा आ गया कि हाँ ठीक है चलें आप कह रहे हैं तो सही है। उसने पहले पूरे मेरे बाल एक दफ़ा ब्लीच किए। अब मैंने देखा मेरे बाल पूरे ना ब्लीच येलो। उसके बाद ना जो उसने कलर चढ़ाना था वो उस पर भी नहीं आना था, उसने फिर मेरे बाल दोबारा ब्लीच किए पूरे बाल। और ऐसे करते करते आई थिंक 3 टाइम्स उसने मेरे बाल ब्लीच किए, क्योंकि मेरे बाल बहुत डार्क हैं, ब्लैक। और शाम हो गई, 7-8 बज गए। उसके बाद उसने उस पर सिल्वर कलर किया, ग्रेइश टाइप का। तो उस तरह का ना मुझे कलर समझ में आया। और रात के 11 बज गए और मैं बैठी हुई हूँ और मुझे अपने बाल बिल्कुल नहीं कटवाने थे, मुझे अपने बाल लंबे करने थे। बिकॉज उसने मेरे बाल 4 दफ़ा ब्लीच किए थे। तो जो है उसने मेरे बाल उसको काटने पड़े, बिकॉज नीचे से वो बिल्कुल झाड़ू हो चुके थे। तो ना उसने कहा कि नो 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 दिस इज़ डैमेज, दिस जस्ट अ लिटिल। उसने मेरे बाल काटे और उसने पूरा हेयर कट कर दिया। और उसके बाद मेरी आंखों से ना टप टप आंसू निकल रहे हैं। और सारे सैलून के लोग जा चुके थे, वो और मैं खेले थे, बिकॉज बहुत वो सैलून का टाइम ऑफ हो गया था और वो कलर इतना लंबा चल गया था। 8 घंटे से मैं बैठी हुई थी। Oh my God. और मैं उसको समझा रही हूँ और वो मुझे देखी और वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। मैं उसको इंग्लिश भी उसको प्रॉपर नहीं आती थी, तो मैं उसको गूगल करके ना उसको टर्किश में टर्किश ट्रांसलेट करने में मैं उसको समझा रही हूँ। वो कुछ बताया, बट बहुत बुरा एक्सपीरियंस मैं तो कभी पाकिस्तान से बाहर जाके मैं कभी भी बालों का कोई काम नहीं करवाता। हाँ। ना स्किन का कराऊं ना बालों का, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे जानने वाले होते हैं उनको पता होता है, उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारी एशियन बाल तो कहीं और जाके बहुत सारे लोग होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही। क्योंकि आप किसी के हाथ में नहीं दे सकते इस तरह। जब आप किसी को ज़रूरी, देखो हमें ये पता है कि हमारे कराची में या हमारे पाकिस्तान में कौन कितना अच्छा काम जानता है। अगर हम बाहर जाएंगे हमें क्या पता कि टर्की में ये वाला सैलून कितनी पॉपुलर है या अमेरिका में। कि आपको हमेशा अपनी बात पे फर्म रहना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है और वो आपने वही करवानी है तो वही करवानी। ये नहीं कि अगर आपको कोई पुश कर रहा है तो आप पुश हो जाएं और फिर वो चीज़ कर लें। नहीं, आपने आपका माइंड आपको एक चीज़ पे रखना चाहिए कि मैंने यही करना है। समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूज लोगों के साथ ये ज़्यादा होता है कि आप मुझे कुछ कह रही है ना तो आपकी बात सुन ली। अच्छा, कोई तीसरा बंदा, मैं बताऊं, अवेयरनेस की बात होती है। जैसे लाइक जब मैं टीनेज में थी और मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, जो कहता था अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे मुझे अवेयरनेस आई और मुझे किसी सैलून वाले ने ये कहा कि अच्छा आप ऐसा मेकअप करवा लें, ये ज़्यादा आप पे, मैंने कहा सॉरी, जो मैंने आपको कहा आप वही करें। क्योंकि जब आप मैच्योर हो जाते हैं और आप इतनी सारी दुनिया देख लेते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। तो अब इसकी एज में है तो ये शायद 2-4 लोगों की बातों में आ जाएगी, थोड़ी पजल होगी, अच्छा, लेकिन जब ये मेरी एज को पहुंचेगी तो ये इसको पता होगा कि मेरे ऊपर क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता। तो ये अवेयरनेस की तुम्हें जल्दी पता है, लेकिन तुम्हारी एज ग्रुप की जितनी लड़कियां होंगी उनको इतना नहीं पता। तुम शोबिज़ में हो तो तुम्हें पता है। बिकॉज़ एक्सपीरियंस से आप सीखते हो ना। मुझे एक्सपीरियंस हो गया उस चीज़ का, तो मैंने उससे सीखा है। और अब मुझे यही है कि नहीं, अगर मुझे नहीं चीज़ समझ में आ रही, जो ब्लीच कराने वाली चीज़ है उसके ऊपर तो भाई वो आज तक कटे रहे मेरे एंड्स पे आके वो ना। जितनी देर में गूगल से ट्रांसलेट करते हो उतनी देर में 3 ब्लीच हो गए। नहीं, शुरू में तो मुझे नहीं पता था ना, मैंने उस पर ट्रस्ट किया हुआ था। अच्छा, मेरे भी टर्किश हेयर स्टाइलिस्ट के साथ 2 बार ऐसा हो चुका है और मैंने भी तौबा कर लिया। क्यों करते हैं वो? अच्छा, ये जो तुम सबकी गलतियां थी, ये ऐसी गलती थी, वेरिएबल थी, ठीक है ना। मतलब दोबारा बहुत सारी बच्चियां गलत शादियां कर लेती हैं, गलत लोगों के रिश्ते एक्सेप्ट कर लेती हैं, बहुत सारे लड़के गलत रिश्तों में फंस जाते हैं, वो फिर मिटाने वाली वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये छोटी मोटी गलतियां तो करें, लेकिन जब आप जूता खरीदने गए हैं, जब आप प्लॉट खरीदने गए हैं, जब आप मेकअप करवा रहे हैं अपने शादी का, आप कितनी रिसर्च करते हैं। सो जब आप जिंदगी को अपने किसी और के नाम करने वाले हैं, यानी आपकी पूरी जिंदगी आप उसके नाम कर रहे हो। तो ना, हम तो वो वाली कौम नहीं है कि अच्छा यहाँ नहीं बनी तो अगले में चले जाओ, वो नहीं बनी तो तीसरे में चले जाओ, चौथे में चले जाओ। हमारे यहाँ तो हम रिलेशनशिप यही बना के सोचते हैं। रिलेशनशिप बनाने से पहले बहुत दफ़ा परखना चाहिए, सोचना चाहिए, जज्बाती फैसले उस वक्त नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो गलतियाँ फिर आपको पालनी पड़ती हैं पूरी ज़िंदगी। हाँ, सच में सब लड़कियों को ये और सब लड़कों को भी ये नसीहत कर। आपको पता है ना, मेरी तो सबसे बड़ी इसमें तो वायरल हुई है मेरी बात, मैंने आपको शो पे आके कह दी थी ये बात। तो उस गलती में जो है ना, फिर वो गलती से सीखेंगे आप,
तो क्या सीखेंगे, जिंदगी बर्बाद ही होगी। लोगों को लगता है शुरू में रेड फ्लैग्स को इग्नोर करके वो सोचते हैं कि ये ना विद टाइम चेंज हो जाएगा। अब हमारा फ्रेंड है, उसकी भी डिवोर्स सुनाने का टाइम नहीं है अच्छा सही है, ठीक है क्योंकि आपको खुदाफिज करना है, सही है। तुम सबको भी जाना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।